अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का अगला हिस्सा। सुमैया जैदी ने नहायत गरूर से गर्दन उकड़ा के जनैन आफरीदी को देखा। ज़ाले नजमा ने इसको हौले से आवाज़ दी। हाँ। ज़ाले बुरी तरह चौंकी और सामने देखा जहाँ नजमा खड़ी थी। जी मामा। खड़ी हो और ये सूप नीचे जरमील को देख कर आ। उन्होंने ज़रा नरमी नहीं दिखाई थी। मामा मैं। ज़ाले ने उनके हाथ में ट्रे देखी जिसमें शीशे के बाउल में सूप था। हाँ तुम। और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी आगे से, इसलिए जल्दी से खड़ी हो और ये सूप जरमील के लिए ले जाओ। जानती इस वक्त जरमील किस कदर तकलीफ में, अजियत में। जरमील को इस वक्त तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, मगर तुम्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। उन्होंने ज़ाले की अच्छी खासी क्लास ले ली थी और ज़ाले को आगे से कुछ भी बोले सुनने बगैर इसके हाथ में ट्रे थमाई और कमरे से बाहर निकाला। वो जानती थी कि अगर उन्होंने ज़रा सी भी नरमी दिखाई ज़ाले कभी नहीं मानेगी। वैसे भी 15 दिन से इसकी हरकतें देख रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, सोच रही थी कि वो खुद जाएगी, मगर इसकी डिटाई ने उन्हें गुस्सा दिला दिया था। ज़ाले नजमा के डांटने पर नीचे आ तो गई थी, मगर अंदर ही अंदर ये एहसास भी मारे दे रहा था कि वो कैसे जरमील का सामना कर इसकी तबीयत पूछे। इसलिए इरादा किया कि ये चिकन सूप आसिया को देकर फ़ौरन ऊपर भाग जाएगी, मगर दिल ने एक सदा ये भी दी कि इस दुश्मन जान की एक हल्की सी झलक तो देख ले। माशाल्लाह आज तो हमारे नसीब ही जाग गए हैं। हिरा को ज़ाले ने के आने की बहुत खुश हुई थी। हिरा मैं ये चिकन सूप इनके लिए लाई थी, तुम प्लीज़ इनको दे आओ। ज़ाले ने हिरा की खुशी का कोई नोटिस ही नहीं लिया था। ज़रा वजाहत करना पसंद फरमाएंगी किन के लिए? मेरे ख्याल में हिरा से बात कर रही हूँ। आरफीन को देखकर चिढ़कर बोली। और इस मामले में हिरा तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेगी। मैं जा रही हूँ हिरा, फिर आऊँगी। अरे ऐसे कैसे? ये सूप पहले अपने इनको पिला के जाओ। आरफीन ने इसके जाने से पहले इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। हिरा आरफीन भाई को समझा लो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ज़ाले ने संजीदगी से हिरा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। ज़ाले मेरा तो ख्याल है आरफीन भाई कुछ गलत नहीं कह रहे, और मेरा भी यही ख्याल है कि ये चिकन तुम लाई हो तो तुम ही जरमीर भाई को पिलाओगी भी खुद ही, वो भी चाह के साथ, तो जरमील जल्दी से याब हो जाएगा। आरफीन ने चांद के टुकड़ा जोड़ा था। ज़ाले इस वक्त इन दोनों के निशाने पर थी और दोनों अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे थे। देखें आरफीन भाई, हाँ मेरे रास्ते से हट जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ाले ने एक कमज़ोर सी धमकी दी थी। वो तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमसे बुरा कोई नहीं है, मगर अभी फ़िलहाल आप अपने मजनू को ये चिकन सूप अपने हाथों से पिला के आओगी, और बेचारा अकेला तन्हा बेडरूम में लेटा है। कुछ तो शर्म करो, थोड़ी सी शोर है, वो तुम्हारा बीवी हो, तुम इसकी सब ज़्यादा, तुम्हारा ही हक है इसकी खिदमत करो। क्यों हिरा, मैं सही कह रहा हूँ ना? आरफीन ने अपनी बात की तस्दीक हिरा से चाहिए। ऑफकोर्स आरफीन भाई, अब मैं आपकी बातों से 100% मुतफिक हूँ। चलो ज़ाले बहुत देर होगी, चिकन सूप भी ठंडा हो रहा है। तुम जानती हो जनमीर भाई का ठंडा सूप या खाना या सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगी। ज़ाले ने हिरा को घूर के अपना बाजू हल्के से झटके से छुड़ाया था। हिरा ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें ही ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। आरफीन ने इसकी रिठाई पर गौर देखी और हिरा को आंख से कुछ इशारा किया था। फिर हिरा और आरफीन ने मिल के पकड़ कर इसको जरमील के बेडरूम के अंदर धकेला था। हम चाहते हैं कि जल्द जल्द से दोनों में सुलह हो जाए, और एक ये मुतरमा है कि लाइन पर ही नहीं आ रही। आरफीन ने बंद दरवाजे को देखा और फिर कुछ फासले पर ही दोनों खड़े हो गए कि मुबादा वो फिर से बाहर ही ना आ जाए। इसी असना में वहाँ आसिया भी हाथ में एक ट्रे लिए चली आ रही थी।
आसिया ने आरफीन और हिरा को जरमील के दरवाजे पर खड़े देखा तो हैरान हुए बिना ना रह सकी थी। खैरियत, तुम दोनों यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो? पहले आप बताएं, आप कहाँ जा रही है? मैं जरमील को सूप पिलाने जा रही हूँ, इसके बाद दवाई भी देनी है। तो फिर तो बड़ी मामी आप ये जहमत मत करें। आरफीन के चेहरे पर बड़ी शरीफ मुस्कुराहट थी जो आसिया समझ नहीं सकी। वो क्यों? इसलिए कि अंदर ये काम आपकी बहू साहिबा अंजाम दे रही हैं। कौन? जाले? इनकी कैफियत हैरत और खुशी से मिली जुली थी। जी हाँ, जाले, और ये तो बहुत खुशी की बात है। इनकी खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। तुम? जरमील ने आहट पर आंखों से बाजू हटाया था। वहां जाले को खड़े देखा तो अंदर बाहर एक लावा सा बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की, वो भी मेरे सामने? निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने, वरना मैं तुम्हारी जान से मार दूंगा। जरमील बुरी ताकत से धाड़ा था और उसके धाड़ और गुस्से पर जाले बुरी जान से कपकपा के रह गई थी। दिल अंदर से पूरी तरह सहम कर रह गया था। हाथों की कपकपाहट की वजह से हाथ से ट्रे कारपेट पर गिरी, सूप कारपेट पर फैल गया। सब आंखों से आंसू से भरने लगी। डरो खौफ में पूरी तरह घर गिरी डबडबाई आंखों से जरमील को देख रही थी, मगर इस वक्त इसे हिम्मत से काम लेना था। जरमील किसी भी सूरत मनाना था। वो वो मैं आपके शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज़ भी मजीद कहा तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। ना तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने का शौक है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखने की आरज़ू। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर दूँ, फ़ौरन मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। वो फिर ज़ोर से चीखा था। बाहर से खड़ी आसिया सब सुन रही थी। इनसे मजीद रहा नहीं गया, इसलिए वो अंदर जाने लगी। आरफीन रास्ते में हायल हो गया था। मत जाएँ आप। ज़रमील बहुत गुस्से में है, इस साले पर बहुत गुस्सा है और अच्छी बात है वो अपना सारा गुस्सा निकाल दे, दिल की भड़ास भी वो निकल जाए, यही ठीक है। वो सब तो ठीक है आरफीन, मगर ज़ाले नाराज़ हो जाएगी, फिर नहीं आएगी वो यहाँ। ज़रमील को समझना होगा। नहीं बड़ी मामी, इस बार ज़ाले नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि इस बार वो गलती पर है। इसको ज़रमील के जारहाना गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वो सब सुनना पड़ेगा जो ज़रमील कहेगा। ज़रमील, आप प्लीज़ मेरी बात तो सुन लें। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, जो कहना सुनना था वो हो गया। अब सब कुछ ख़त्म हो गया हमारे बीच। ये नाम नहाद रिश्ता है, ये तो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, मगर अब मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे वजूद से नफरत हो रही है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, तुम खुद चली जाओ यहाँ से। ज़रमील में मुश्किल हिला तो सीने में झटकी की वजह से वो जोर का दर्द उठा था। ज़ाले, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। किस कदर नफरत थी इसके लबो लहजे में, वो अंदर से टूटती चली गई। ये तो तय था कि वो इस माफ़ नहीं करेगा। इसकी तकलीफ इसकी वजह से ही बढ़ने लगी थी। ज़रमील की शर्मी आंखों से निकलते हुए शोलों ने इसे झुलसा के रख दिया। वो रेज़ा रेज़ा हो गई थी। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकी को दबाती तेज से कमरे से भागी थी। ज़ाले, हिरा ने दुख से इसे पुकारा था। ज़ाले ने ऊपर नज़र उठाकर देखा। इस नज़रों में जाने क्या था कि हिरा को अपनी नज़रें झुकानी पड़ी। फिर वो रुकी नहीं थी, तेजी से बगैर किसी को देखे ऊपर की तरफ भागती चली गई। बस होगी तुम दोनों की तसल्ली। अगर मैं अंदर चली जाती तो इस वक्त ये नौबत ना आती। आसिया ने गुस्से से आरफीन और हिरा को देखा। वो दोनों अपनी जगह शर्मिंदा हो गए थे। शायद आसिया ठीक बोल रही थी। कितनी मुश्किल से बेमानी होगी नीचे आने को तैयार हुई है। ज़ाले ने भी तो 2 साल की इतनी तकलीफें, इतनी इज़्ज़तें बर्दाश्त की हैं। हम भला कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? बस बहुत अफसोस की बात है, ज़रमीन को इस तरह नहीं करना चाहिए था। आसिया ने हीरा को ट्रे थमाई और ज़रमीन के कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। ज़रमील, उन्होंने गुस्से में पुकारा था। जी मम्मी। ज़रमील ने आसिया गुस्से में देखा तो समझ नहीं सका। वो नहीं जानता था कि बाहर खड़ी इसकी सारी बातें सुन चुकी हैं। ज़रमील, तुमने अच्छा नहीं किया, इस तरह तुम अपने करते हैं अपनी बीवी के साथ साथ। ज़रमील, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। ज़रमील ने एक सर्द सांस खींची थी। मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों क्यों नहीं करना चाहते? हम किसी गैर की नहीं, ज़ाले की, तुम्हारी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रमील, बीवी? किस कदर नफरत और हरकारत थी इसके नज़रअंदाज में, कि इसके लबो लहजे में, कि आसिया दंग रह गई। माँ वही बीवी जो फिर से तख्लीक के अमल से गुजर रही है। आसिया ने इस पर गहरा तंज किया, जैसे किसी ऊंची जगह से पस्तियों पर पटका हो। जाले माँ बनने वाली है, इस खबर पर खुश हूँ या अपनी बेबसी पर सोग मनाओ? कुदरत ने ये तोहफा दिया भी तो कब, जब इसे शय की आरज़ू थी ना तमन्ना। हालत ने जो रुख बदला था वो अभी तक इसमें ही उलझा हुआ था। फिर ये नई खबर। जरमीर, जाले दूसरी बार माँ बनने वाली है। पहली बार तो तुम नहीं थे, दूसरी बार हो भी तो इस बेचारी के साथ ये सलूक कर रहे हो। बेचारी? वो इस्तेज़ाइया हंसी में हंसा था। मम्मी, आपकी इस बेचारी की बदौलत आज आपका बेटा यहाँ बिस्तर पर पट्टियों में जकड़ा पड़ा है। इसका आपको कोई एहसास नहीं है? एहसास है बेटा, क्यों नहीं है? मगर मेरी जान, जाले से जो कुछ भी हो अनजाने में हुई, इसमें इस वक्त जो समझा वो किया। हम इस जाली की नादानी भी गर्दान सकते हैं। सॉरी मम्मी, आपको जो मानना है समझना है आप करें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, मगर अब मेरे दिल में, मेरे बेडरूम में आपकी बहू के लिए कोई जगह नहीं है। इतनी बदगुमान हो तुम जाले से? प्लीज़ मम्मी, मेरे सीने में बहुत शदीद तकलीफ हो रही है, मैं सोना चाहता हूँ। आसिया ने फिलहाल ज़्यादा जोर देना बेहतर नहीं समझा और किसी और वक्त के समझाने का सोचकर वापस मुड़ गई थी। मम्मी, ज़रमील ने होले से पुकारा। हाँ बोलो ज़रमील। प्लीज़ आप ज़रा ये कारपेट साफ़ करा दीजिएगा, आपकी बेवकूफ़ वो सारा यहीं गिरा के चली गई है। ज़रमील ने इनकी खुशफहमी पर पानी फेर दिया। ऑल राइट, बल्कि तुम यूँ करो, दूसरे बेडरूम में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाए। मैं तुम्हारे बेडरूम का फर्नीचर, कलर स्कीम, कर्टन, कारपेट सब चेंज करवा दूंगी। मैं अरफीन से कह देती हूँ, वो तुम्हें उठाने में मदद कर देंगे। लबो लहजा बिल्कुल रूखा फीका सा था। ज़रमील ने नोट तो किया मगर कुछ नहीं कहा। होगी जैसे आप बेहतर समझें, बस इतना कह के वो आंखें मूंद गया। आसिया ने दुख भरी नजरों से अपने जिगर गोशे को देखा और फिर वो रुकी नहीं, बाहर निकल चली गई।
नहीं ज़ाले, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, शायद कभी नहीं। खुद से बोलता हुआ एक बार फिर आंखें मूंद गया। मगर इस चेहरे से फिर भी पीछा नहीं छुड़ा सका। ज़ालिम ऊपर हाथ रखे बिलखती सिसकती हुई अपने बेडरूम में जा बंद हुई। नजमा जो किचन में रात के खाने की तैयारी करने जा रही थी, ज़ाले को इस तरह रोते बिलखते हुए देखा तो अपना सारा काम छोड़ के अपने दिल पे हाथ रखे इस रूम में आई थी। ज़ाले अपने बेड पर बैठी चेहरा दोनों हाथों में छुपाए बिलख बिलख कर हिचकियों से तारों के तार रो रही थी। नजमा का दिल बेटी के इस तरह बिलखने पर फट ही तो पड़ा था। ज़ाले, मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ? क्यों इस तरह से रो रही हो? मामा, मामा की पुरनूर शफ़क़त, इसकी नरम गरम आगोश पाकर वो सिसरी देने से लगी, मज़ीद बिखरती चली गई। "ज़ाले, क्यों इस तरह से रो रही हो? मेरी जान निकालोगी? बताओ तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है?" नजमा ने ज़बरदस्ती इसे खुद से अलग किया। "मामा, ज़मील ने मुझे अपने बेडरूम से बेइज़्ज़त करके निकाल दिया।" वो एक बार फिर पूरी तरह रो दी। "नजमा ने कुछ नहीं कहा।" "तो जान, तुमने भी तो ज़मील के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था ना?" ज़ाले खामोश रही, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। शायद इसके पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं था। "अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुमने ज़रमीन की बात ना मानकर अरशद की बात क्यों मानी? जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम और ज़रमीन एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और इस पर तुम एक बार फिर ज़रमीन के बच्चे की माँ बनने वाली हो। इस्लामाबाद में एक साथ होटल में एक ही बेडरूम में रुकना, और फिर यहाँ भी ज़रमीन का तुम्हारे बेडरूम में रात गुजारना। फिर भी तुमने कहा कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। ये सब क्या है ज़ाले? मुझे समझाओ, किसे धोखा दे रही हो तुम?" ज़ाले अपना रोना भूल कर बड़ी हैरानी भरी नज़रों से नजमा को देख रही थी। वो तो इस खुशफ़हमी या गलतफ़हमी में ज़िंदा थी कि इसकी माँ से सब छुपा है, मगर वो गलत थी। नजमा से अब कुछ छुपा नहीं था। और यही हाल पीछे खड़े अरशद का भी था। वो भी हक-तक ही तो रह गया। वो इतना बेवकूफ़ था, इतना ज़ालिम, कि अपनी इकलौती बहन की खुशी को जाने बगैर इस पर ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला मुस्तरद कर रहा था। कितना बड़ा नुकसान करने चला था वो। जल्दबाज़ी, जज़्बात में ज़मीर खुदा न खास्ता इतना बड़ा कदम उठा लेता। अरशद का रवां-रवां काँप उठा था। तुम्हारे रवैये, अंदाज़-ओ-इत्वार में बदलाव मैंने इसी दिन नोट कर लिया था जब तुम इस्लामाबाद से वापस आई थी। मैं जानती थी कि तुमने ज़रमीन को माफ़ कर दिया, इसके साथ रहना चाहती हो, सब कुछ भुलाकर। ये भी जानती हूँ कि ज़रमीन तुमसे हद दर्जा मोहब्बत करता है, बेइंतहा चाहता है। मगर आज वो जिस हालत में, जितनी अज़ियत और तकलीफ़ में, इसकी ज़िम्मेदार इसकी वजह भी तुम हो। क्यों ज़ाले, क्यों किया बेटा तुमने ज़रमीन के साथ ऐसा? तुम्हें कुछ इल्म है आसिया भाभी अपने इकलौते लगते जिगर को ऐसी हालत में देखकर क्या गुज़र रही होगी? आज नज़्मा को अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया था, मगर इनके लबो-लहज़े में कोई सख्ती, कड़वाहट, गुस्सा नहीं था। नजमा ज़ाली की खामोशी को बगौर देखा था। "क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई हो तुम? अगर ये सोच रही हो कि अभी कुछ देर पहले ज़रमील ने जो तुम्हारे साथ ज़ुल्म किया, वो ज़ुल्म है, तुम्हारे साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, तो मेरी जान, ये इसी का रद्द-ए-अमल है जो अमल तुम्हारी तरफ से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों धोखा दिया? क्यों बीच मझधार में तन्हा अकेला छोड़ दिया? क्यों ज़ाले?" नजमा ने आहिस्तगी से पूछते हुए इसके रुखसार पर हाथ रखा। "मामा, मैं अरशद भाई का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं अरशद भाई को बहुत चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सँभाला जब मैं खुद को मारने लगी थी, जब मैं खुद से नाउम्मीद हो गई थी, ज़िंदगी से बेज़ार हो गई थी, खुद को ख़त्म करने की धुन में इतनी आगे निकल गई थी कि अपने आने वाले बच्चे का भी नहीं सोच रही थी। कोई रिश्ता याद नहीं रहा अपने चाहने वालों को। तो मामा, आप ही बताइए, मैंने कहा कैसे टाल देती? कैसे इनका हाथ छुड़ा के ज़रमीन का हाथ पकड़ के चली जाती? कैसे अरशद भाई को हारता हुआ देख सकती थी? मैं ज़रमीन से, और ज़रमीन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर ये मोहब्बत अरशद भाई की मोहब्बत के आगे वो बहुत छोटी पड़ गई है मामा, बहुत छोटी।" ज़ाले की आंखों से बदस्तूर मोती बह रहे थे, और नजमा तो वो तो हैरान थी, शायद हैरान लफ्ज़ भी इनके लिए छोटा लग रहा था। ज़ाले इतनी गहरी है, इतनी इनकी चुलबुली नटखट सी, चंचल सी बेटी, इनकी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून अंदर से इस कदर गहरी है। अरशद की आंखें नमी से भरने लगी। ज़ाले की सोच, इसकी बातों ने इसका दिल फाड़ दिया। कल जो बच्ची जिसे इसने अपनी गोद में खिलाया था, अपने कंधे पर बिठा के घुमाया, इसकी छोटी-छोटी शरारतों पर खुश होता, इसकी हर ख्वाहिश फरमाइश पूरी करता, आज वो छोटी-सी प्यारी-सी बहन इतनी बड़ी हो गई थी कि जो अपने भाई से हर दुख-सुख, हर बात शेयर करती थी। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी, अपनी खुशियाँ सब तबाह कर रही थी। ज़ाले ने रोती हुई सब आँखों को ऊपर दूसरी सिमत उठाया तो आँखें जैसे पथरा के रह गईं, होंठ सिल गए हों। अरशद भाई, ज़ाले के मद्धम आवाज़ में अरशद का नाम पुकारने पर नजमा ने पलट कर देखा। आज लग रहा है कि मेरी छोटी-सी प्यारी बहन बहुत ऊँचाई पर खड़ी है। मैं इतनी बेइज़्ज़ती में अब के अपना वजूद नज़र ही नहीं आ रहा। मैं बहुत छोटा हूँ मेरी बहन। मेरी सोच तुम्हारी सोच नहायत ही सती है। तुम जो सिर्फ़ अपना मफ़ाद हासिल करने के लिए अपनी बहन की खुशी नहीं देख सका। नहीं अरशद भाई, आप इस तरह नहीं बोलें। आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको कोई दुःख नहीं देना चाहती थी, और अपने लिए ज़िंदगी भर का जो दर्द ले रही थी, और जो रो खुद के लिए ले रही थी, इसका क्या? आज मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मेरी जज़्बाती तबीयत, मेरा गुस्सा किसी और के लिए ही नहीं, खुद मेरे लिए भी कितना नुकसानदेह है। अरशद ने ज़ाले के बाल सहलाते हुए नजमा को देखा। अरशद ने एक गहरी सांस ली। जो कुछ गलती भी मुझसे हुई, इसका मदावा तो शायद मुश्किल है, मगर ये भी अल्लाह का शुक्र है, कोई पछतावा, कोई महरूमी हाथ नहीं है, और जो कुछ गुजर गया इसे वापस तो नहीं पलट सकते, वक्त को सुधार सकें, मगर अपने आने वाले वक्त को ज़रूर सुधारा जा सकता है, और मैं अपनी मासूम प्यारी सी बहन को वो खुशी ज़रूर दूंगा जिसकी वो हकदार है। अन्य तो ये समझ आ गया कि अरशद अपनी जज़्बाती गलती पर पशेमान अफ़सोस कर रहा है, मगर ये भी कि वो अपनी गलतियों की इज़ाला ज़रूर करेगा। ज़ाली को इसकी हँसती-बसती ज़िंदगी ज़रूर देगा, मगर शायद वो अभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहा था, सिमरन को नहीं सोच रहा था। शायद इसके लिए इस वक्त चाहिए था। अच्छा है, किसी के समझाने से बेहतर है खुद अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचे। अरशद ने एक दुःख भरी नज़र जाती हुई नजमा पर डाली। वो जानता था कि इसकी माँ इससे सख्त नाराज़ है। सिमरन के इस घर से चले जाने से वो इससे बात नहीं कर रही थी। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था। इसने अपनी जज़्बातियत में बहुत सौ के दिल दुखाए थे, नुकसान किया था, मगर वो कोशिश करेगा कि पहले की तरह सब ठीक कर दे।
यार ये क्या बात हुई, इतने दिन तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह सकूंगा। हुनैन अफरीदी सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। इसकी निक से तैयारी से लग रहा था कि वो कहीं जा रहा है। कान से फोन लगाए, वो फोन के इस पार किससे महफिल गुफ्तगू था, वो अच्छी तरह जानती थी। मानी 15 दिन की तो बात है। समिया जैदी ने चाहत से 15 दिन। हुनैन अफरीदी ने समिया जैदी का लफ्ज उड़ाया। समिया जैदी तुम्हारी तो 15 दिन कोई मानी नहीं रखते हैं नहीं, मगर क्या करूँ कनाडा से पुप्पो अगर मुझे यहाँ खुद लेने पाकिस्तान ना आती तो मैं इनकी बेटी की शादी में कभी शिरकत नहीं करती। पुप्पो की मोहब्बत नजर आ रही और मैं, मेरी मोहब्बत इसका क्या, तुम्हें कुछ एहसास है? ऑफ कोर्स डार्लिंग, है एहसास। तुम्हारी मोहब्बत तो मेरे लिए बहुत मानी रखती है, मगर डियर मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं अपने रिश्तों से भी मुंह नहीं मोड़ सकती जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम जा रही हो मुझे छोड़कर। ओनली 15 डेज हनी, सोच लो अगर इन 15 दिनों में मुझे किसी और से मोहब्बत होगी तो पछताओगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मोहब्बत और मेरे बेपनाह हुस्न का इतना गहरा असर तुम पर है कि तुम किसी और चेहरे की तरफ नजर भर के देख भी नहीं सकते। इतना कॉन्फिडेंस खुद से भी ज्यादा। ऑलरेडी तो फिर तुम अपने 15 दिन एंजॉय करो। तुम भी क्या याद करो कि सही से वास्ता पड़ा है। थैंक्स। ओके, आपका हुक्म सर, आंखों पर। टेक केयर। हुनैन अफरीदी ने कहा। और कुछ नहीं कहोगे? वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। ओके तो फिर आई लव यू। बगैर किसी झिझक और हया के इसने झट कह भी दिया था। आई लव यू टू। हुनैन अफरीदी ने भी मुस्कुरा के इसका जवाब दिया, तो फिर फोन ऑफ करके वहाँ सोफे पर आ बैठा। ये सब वहाँ बैठी लारो शगुलान देख रही थी। अब तो वैसे भी हुनैन अफरीदी की मौजूदगी पर इसका पूरा वजूद ही समात आंखें बन जाता था, मगर इस वक्त इसके दिल पर कितने आरे चल रहे थे कि वो दिल कितने ही टुकड़ों में होकर बिखरा था, ये सिर्फ वही जानती है। निकाह के जिस बंधन में हुनैन अफरीदी के संग बन गई थी, ये इतनी थी लफ्जों की ताकत थी कि हुनैन अफरीदी को सोचने लगी थी, इसे चाहने लगी थी, जिसका अपने इसे अपने पूरे पूरा पूरा हक था, क्योंकि वो इसकी बीवी थी, इसकी शरीक हयात। और हुनैन अफरीदी इसका शोर, इसका मिजाजी खुदा। तो फिर भला एक मशरकी बीवी अपने शोर किसी और लड़की के साथ अफेयर कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मगर लारोश अगुलान को बर्दाश्त करना था, क्योंकि इसके शोर ने इससे कोई अदब पैमान नहीं बांधे थे। हुनैन अफरीदी तो समय जैदी के हुस्न का असीर था, इसकी बातों का गर्विदा था, इसको सोचता, इसकी इसी को चाहता। हुनैन अफरीदी के दिल और दिमाग पर समय जैदी का ही तो राज था। तो फिर लारोश अगुलान की जगह कहाँ निकलती थी? हुनैन अफरीदी जो अभी तक समी जैदी की बातों में खोया हुआ था, कि नजर अब लारोश अगुलान पर पड़ी, जो बल्कि झुकाए एक टक इसे ही देख रही थी। मोहतरमा, आप कहाँ खोई हुई हैं? लारोश अगुलान पूरी तरह चौंक गई, बल्कि खफीफ सी नज़र चुरा गई, जिसका हुनैन अफरीदी ने कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि इसकी नज़र इस टेबल पर पड़ी जहाँ से खुशबू आ रही थी। टेबल पर ट्रे में जिंगर, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, केचप, मायोनीज के साथ कोल्ड ड्रिंक रखी थी। वो तो वैसे भी खाने पीने का हद दर्जे शौकीन था, इस वक्त तो भूख भी ज़बरदस्त लगी हुई थी। हुनैन अफरीदी ने बगैर लारोश अगुलान की फीलिंग महसूस की वो ट्रे अपने आगे कर ली थी। ये तुमने बनाया या रेडीमेड मंगवाया? मैंने हर रेस्टोरेंट में बीफ जिंगर और भी मुख्तलिफ किस्म के बर्गर्स खाए हैं, मगर इसका जायका सबसे अलग है और मज़ेदार भी। तुमने कहाँ से मंगवाया? तुमने बताया नहीं कहाँ से मंगवाया। जी, ये मैंने खुद बनाया। यकीनन बनाया होगा, वो तो पहले भी क्वेटा में इसके खानों के हाथ के खानों का जायका चख चुका था। एक काम करोगी? जी कहिए। ऐसा ही एक और बर्गर बना दो, सच बहुत भूख लगी है, और एक बर्गर से तो वैसे भी मेरा गुजारा नहीं होता। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? जी नहीं तो फिर जाओ जल्दी से एक और बर्गर बना के लाओ, और साथ केचप जरूर लाना, इसके बगैर फ्रेंच फ्राइज खाने का मज़ा नहीं आता। मैं बना के लाती हूँ। अपनी जगह से खड़ी होगी। दिल भी कितना खुश फहम हो जाता है इन चंद लम्हों की गुर्बत में। वो समय दादी को भूल ही गई थी। किचन समेट कर वो अपने बेडरूम में आई तो अरफीन को बेड पर मैगजीन पढ़ते हुए पाया। वो तो समझी कि वो बेखबर सो गया होगा, इसलिए वो जानकर इतनी लेट कमरे में आई। वो फिलहाल इसका सामना ही नहीं करना चाहती थी। कितनी साइड लेती थी वो सोमी की, हर वक्त यही कहती कि वो सोमी की अमानत है। हालांकि दिल के किसी कोने में इसके बिछड़ने का रोग भी था, मगर इसने खुद को समझा लिया था, फैसला कर लिया था कि वो हमेशा के लिए वापस लंदन चली जाएगी। आरफीन जिंदगी भर के लिए इसके दिल में जिंदा रहेगा, एक दर्द बनकर वो इसको सोचती रहेगी। मगर इसको थोड़ा वक्त चाहिए था आरफीन को मानने के लिए। वो इन गहरी नामतनाई सोचों में गिरी थी कि खबर ही नहीं कब आरफीन चल दो इसके नज़दीक आ ठहरा। क्या सोच रही हो जाने आरफीन? आरफीन ने मखसूम के चेहरे पर आते ही करली लिट को हल्के से फूंक मारी थी, कि वो होश की दुनिया में आकर बगौर इसकी आंखों में अपना अक्स देखने लगी। एक एहसास, एक जज्बा, हमदर्दी, एक हकीकत थी, एक वादा था, अहद था, कि वो जिंदगी भर इसके दिल के ईवानों पर राज करेगी, इसकी हर सांस पर हुक्मरानी करेगी। मखसूम था देर इन जज्बे लुटाती निगाहों में ना देख सकी। वो झीम कर निगाह ही झुका ली, बल्कि झिझक कर वहां से हटने ही लगी कि आरफीन ने इसकी कलाई थाम ली। वो वापस पलटी थी और नजर अपनी नाजुक कलाई पर पड़ी, जो आरफीन की मजबूत हथेली में कैद थी। आरफीन ने एक झटके से इसकी कलाई खींची थी। वो इस अवतार के लिए तैयार नहीं थी, और खींचती हुई इसकी कजरती वजूद का हिस्सा बनी थी। और कितना सताओगी, कितना मेरा सब्र का इम्तिहान लोगी? बर्दाश्त का पैमाना भी लबरेज हो गया, मगर तो तुम तो सिर्फ दूर से देख रही हो। इतना जुल्म भी अच्छा नहीं होता। कुछ तो रहम करो अपने दीवाने पर। आंखों में खुमार लिए उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। ये भी नहीं देख और सोच रहा था कि मुकाबिल की हालत कैसी है। इसके बरक्स मखसूम की हालत गैर से गैर होती जा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की हर दर्जा कोशिश कर रही थी, मगर आरफीन की बाहें इस कदर मजबूत थी कि इसकी हर मुजामत नाकाम ही रह रही थी। आरफीन प्लीज़ प्लीज़ छोड़े मुझे। अभी नहीं आरफीन, अभी नहीं। नहीं मखसूम, मुझे तुम्हारी और दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। मखसूम बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ा पाई तो आरफीन ने मखसूम की मरमरी कमर में हाथ डालकर इसे अपने नहायत से करीब तर कर लिया। जो इंच भर का फासला था वो भी सिमट चुका था। आरफीन, इनसे आने कटोरों से गर्म स्याल बहने लगे। आरफीन ने इसके मोती की तरह बहते आंसू को देखकर पिघल गया और नहायत एहतियात से खुद से अलग किया। मखसूम, तुम अभी भी खुश नहीं हो, जो बात नहीं है, मगर मुझे खुशियाँ रास नहीं है आरफीन। बहुत जल्दी मेरी खुशियों को किसी की नज़र खा जाती है, और मुझे तो अभी तक खुद ये भी यकीन नहीं हो रहा कि आप एक हकीकत हैं या ख्वाब। आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।
और इसके इस तरह इज़हार मोहब्बत पर आरफीन को शादी मर्ग हो गया था। तो मेरी जान, यकीन कर लो कि मैं कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत हूँ, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों का सपना हूँ, तुम्हारे दिलो दिमाग का यकीन हूँ। मगर आरफीन, अगर ये हकीकत है तो ये भी हकीकत है कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कौन हूँ, लंदन से यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा माजी, मेरा गुजरा एक पल कैसे, आपको ये सब जानना चाहिए आरफीन। बस इतनी सी बात। तो मेरी जान, तुम कौन हो, तुम्हारा गुजरा पल, तुम्हारा माजी क्या था, मुझे इन सबसे कोई सरोकार नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरा आज हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, जो मेरे दिल के ऐवानों पर हुकूमत करती है, जिसकी पुरसतिश करता हूँ। लेकिन आरफीन ने इसके कपकपाते लबों पर अपनी अंगश शहादत रख दी थी। कुछ मत बोलो, बस इन लम्हों को महसूस करो, इन सातों को सुनो कि ये क्या कहानी सुना रहे हैं। मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना गया है, मुझे मुकम्मल कर दिया तुम्हारे वजूद ने। वो फिर से कहने लगा, आंखों में खुमार था, चेहरे पर हलवी चमकती लिए वो इस पर झुका था कि मकसूम एक झटके से पीछे हुई। आरफीन ने पुरशौक निगाहों से इसे देखा था। डरी सहमी वो कोई खौफजदा चिड़िया लग रही थी, घबराई हुई हिरनी जिसे शिकारी अपने जाल में जकड़ के सफेद घोड़े पर उठाकर ले जाएगा। वो इनसे आंखों में डर और खौफ, चेहरे पर कुछ खोने का साया नहीं देखना चाहता था। आरफीन आगे बढ़ा और दोनों हाथ इसके दाएं बाएं टिकाकर इस पर थोड़ा झुककर इनसे खौफजदा आंखों में झांकने लगा। इट्स ओके, जहाँ इतना सब्र, इतना बर्दाश्त कि तुम्हारी फरकत और रफाकत के लिए, वहाँ थोड़ा और से, मगर खुदारा इंतजार इतना तवील मत रखना, वरना तुम्हारा दीवाना कहीं अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। खुदा ना करे। बेसाख्ती मकसूम ने इसके हिलते लबों पर हाथ रखा था। इसके इस जुमले पर इसका दिल सहम कर टुकड़ा था। फिर खुद ही अपनी बेसाख्ती पर बुरी तरह झिम गई। हाथ हटा ही रही थी कि आरफी ने फौरन इसका हाथ पकड़ा था और आहिस्तगी से अपने लबों के करीब करके उस पर देखते लब रख दिए थे। गुड नाइट। इसका गाल थपथपाते वो वहां से हटता चला गया और वापस बेड पर कंबल ओढ़े सोने की तैयारी करने लगा। ज़ाले अपने बेडरूम में उदास और अफसरदा बैठी थी। उजड़े बाल, बिखरी हालत जो जाने कब से ऐसी थी। मिलगजे से शिकन आलूद कपड़े खेल थे वो जो कोई एक हफ्ते से इसके जिस्म की जीनत बने थे। खुद से बेखबर बेगाना वो सामने खेलते रज़ा को खिलौने से खेलते देख रही थी। अरशद इसके रूम में आया तो ऐसी जुड़ी हालत देखकर इसके दिल को जोर से धक्का लगा। अरशद अपनी की पर जितना शर्मिंदा होता कम था। वो पछता रहा था अपनी बहन ज़ाले और भाई जैसे दोस्त जरमील के साथ ऐसा बदतरीन और घटिया सलूक करके। ज़ाले, अरशद ने धीरे से आवाज़ दी, मगर वो वहाँ होती तो जवाब देती। ज़ाले बेटा। इसने ज़ाले के सर पर दस्ते शफकत रखा। ड्राइंग रूम में आसिया और फ़हीम अहमद सोफे पर पराजमान शाम की चाय पी रही थी। दोनों की नज़र इन पर पड़ी थी, बल्कि आसिया तो अपना चाय का कप रख के खड़ी होकर जाने भी लगी थी। जरमील फिर ना निकाल दे अपने कमरे से ज़ाले को, और फिर अरशद भी साथ है, मजीद मामला बिगड़ ना जाए। इनका डर चेहरे पर वाज़ह था। कुछ देर रुक जाओ, फिर देखते हैं। जरमील, अरशद ने होले से पुकारा। जरमील ने मैगजीन से नजरें हटाकर ऊपर की सिमत देखा। सामने अरशद खड़ा था, जिसकी गोद में रज़ा था और बराबर में ज़ाले खड़ी थी, जिसकी निगाहें नीचे कारपेट पर थी। जरमील, रज़ा को प्यार करते हुए जरमील ने अरशद को देखा। जी हाँ अरशद, बोलो। जरमील, मैं ज़ाले को यहाँ छोड़ने आया हूँ। जरमील ने एक खामोश निगाह अरशद पर डाली और फिर बराबर में खड़ी ज़ाले पर एक आम सी नज़र डालने के बाद रज़ा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। जरमील, अरशद के लहजे में जाने ऐसी क्या बात थी कि रज़ा से बात करते करते जरमील ने फिर नज़र उठा के देखा। हूँ जरमील, अभी भी मुझसे नाराज़ हो, माफ़ नहीं करोगे मेरी बेवकूफ़ियों को? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, अपने दिल में कोई बुरा ख्याल मत लाओ। जो हुआ सो हुआ, जो कुछ गुजर गया इस पर पछताना क्या। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराज़ी नहीं है, और ज़ाले यहाँ रह सकती है। अरशद खुद को मुजरिम समझ रहा था। अभी भी एक दुख भरी नज़र इसने ज़ाले पर डालकर जरमील को देखा। जरमील ने ज़ाले पर कोई एक सरसरी सी नज़र डाली थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो चाहता तो मना कर देता, जैसे इस दिन अपने बेडरूम से निकाला, और आज अभी भी निकल जाने को कह देता, मगर अरशद इस आस और उम्मीद से पूछ रहा था, बल्कि इसके अंदाज में जो इल्तिजा थी वो सिर्फ इसकी खातिर वो मना नहीं कर सका। थैंक्स जरमील। अरशद ने एक सुकून का सांस लिया। इसके चेहरे पर खुशी सी धमकने लगी। थोड़ी ही सही ज़ाले को कुछ देने में कामयाब तो हुआ। कोई अनजान नंबर था, इसने ओके कहकर कान से लगाया। व्हाट, कब, कहाँ? मगर ये सब हुआ कैसे? कहाँ है वो इस वक्त? आप कौन से अस्पताल से बात करें? ओके, मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे सब खैरियत तो है? हाँ, अस्पताल से मुझे मेरे वहाँ के डॉक्टर का, मेरे फ्रेंड हसन का एक्सीडेंट हुआ, कंडीशन बहुत सीरियस है, मुझे वहाँ फ़ौरन पहुँचना होगा। ड्राइव केयरफुली। अरशद सिर्फ सर हिला के रह गया। अरशद के जाने के बाद इसने एक निगाह गलत अंदाज भी इस पर नहीं डाली, जैसे कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाएगा। ज़ाले को ज़मीन किस अंदाज पर इस पर तौर पर तकलीफ तो पहुँची थी, मगर क्या कर सकते हैं। ये दर्द, ये तकलीफ तो इसका अपना ही किया हुआ था, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यही होने लगा। हुनैन आफरीदी को लारो शाह गुलान के हाथ का बर्गर क्या पसंद है। वो हर रोज़ लारो शाह गुलान से नई नई डिशें बनवाता, कभी बर्गर, कभी जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, फ्रेंच फ्राइज, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड, शाम की चाय या काफ़ी, स्नैक्स, नूडल्स, मैकरोनी, तो इसे ज़रूर चाहिए होता था। कभी कभी तो लारो शाह गुलान चढ़ भी जाती और कभी खुशगवार हैरत भी होती। खुशफहमियों के एक नए जहान ने इसके दिल में घर करना शुरू कर दिया। बेशक वो अपने दोस्तों के साथ होटलिंग करता रहा था, कितनी ही बजे वो घर आता, लारो शाह गुलान को उठा के ज़रूर कुछ ना कुछ बनवा के खाता। लारोशा गुलान बहुत खुश रहने लगी थी। वो जानती थी कि इसकी तकलीफ़ और आजमाइशों के दिन बहुत जल्द अब ख़त्म हो जाएंगे, मगर कभी कभी इसे बहुत गुस्सा आता और तकलीफ भी होती जब हुनैन आफरीदी समिया ज़ैदी से फ़ोन पर इश्क और मोहब्बत की बातें करता। वो समिया ज़ैदी से ऐसी खुली और बेबाक गुफ्तगू करता कि वो शर्म हया से कट के रह जाती। इसे ये भी एहसास नहीं होता कि इसके साथ, इसके सामने इसकी बीवी लारोशा गुलान मौजूद है। इसके दिल पर क्या गुजरेगी।
लारोशा गुलान नहीं जानती थी कि वो बहुत बड़ी गलती पर है। इसकी सोचों की धारे उल्टी सिमट तो चलेंगी वो, जो अभी वो देख नहीं पा रही थी। इस वक्त शाम के 6 बजे थे। हुनैन अफरीदी ऊपर से खूब निक से तैयार होकर खुद को परफ्यूम की बारिश में नहलाता नीचे आ रहा था। लारोशा गुलान मगरिब की नमाज पढ़कर बीबी जान के कमरे में जा रही थी। तेज खुशबू की झोंके ने इसको अपनी लपेट में लिया। ब्लैक जीन्स पर रेड फिटिंग की टी शर्ट इसकी गोरी रंगत खूब खिल रही थी। डैशिंग हैंडसम सा खूबसूरत सा हुनैन अफरीदी इसकी किस्मत था। कभी हुनैन अफरीदी ने इसको पसंदगी की नज़र से नहीं देखा था। इससे प्यार के दो बोल नहीं बोले, मगर वो इसको अपने दिल का देवता मानती थी, इसकी पुरस्तिश करती थी। कि तुम कहाँ इतने चले इतने बंद संवर के। लारोशा गुलान इस कदर इसको देखने में मनहमक थी कि ये भी एहसास नहीं कब वहाँ जुबारी आई हैं। लारोशा गुलान बुरी तरह चौंकी, बल्कि अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी हुई। अब वैसे भी क्या दीवानगी के इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहे। मामा, आज मेरी फ्रेंड अरसल की बर्थडे है। ज़रूर होगी, इसलिए तुम्हें हमारी तैयारी को देखकर लगता है कमरे का क्या हाल किया होगा। वो एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो हनी लारोश ने कोई 2 घंटा लगाकर तुम्हारा कमरा समेटा था। तो लारोश दोबारा कर लेगी। नहायती ढीठ होनी, ज़रा शर्म नहीं आ रही ना ये कहते हुए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जुबारियों ने और हुनैन ने अफरीदी दोनों एक साथ दाखिली दरवाजे की सिम देखा। लारोशा गुलान भी पलटी थी और इसने चेहरे को तकने लगी, जिसकी तरफ हुनैन अफरीदी तेजी से भागा था। सल्जूक भैया। हुनैन अफरीदी अपने बड़े भाई की सिम भागा तो सल्जूक अफरीदी ने अपने दोनों हाथ इससे गले लगाने के लिए फैला दिए। आने की खबर क्यों नहीं दी आपने? कैसी है मम्मा, आप ठीक हो? तुम सुनाओ कैसे हो? जुबारी ने मोहब्बत से अपने बहादुर फौजी बेटे को देखा, जिसके मजबूत चौड़े वजूद पर फौजी वर्दी को जच रही थी। मैं भी ठीक हूँ, बस ज़रा सा फ्लू हो गया था, इसकी वजह से फेवर भी हो गया था, बल्कि मगर आप बिल्कुल ठीक हूँ। सल्जूक अफरीदी ने जुबारी के दोनों हाथ अकीदत से थामे थे। कब हो गया था, बताया क्यों नहीं मेरी जान? दवाई वगैरह ली, डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने सल्जूक अफरीदी के चेहरे गले पर हाथ रख के टेम्परेचर चेक किया, जो कि बिल्कुल ठीक था। सल्जूक अफरीदी इनकी फिक्र पर होले से मुस्कुरा दिया और नहायत नरमी से इनके हाथ का थाम कर इस पर बोसा लिया। आई एम ऑल राइट मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हनी, हरदम का मजाक मत किया करो मामा, मत डांटिए इसको, इसका तो मजाज ही खलंडरा सा है। ठीक कहती हो, हनी को भी कुछ भी कह लो, मगर इस पर कोई असर नहीं है। अब देखो, जाने किसकी बर्थडे में जा रहे हैं साहिबजादे, मगर बर्थडे में जाना आप कैंसिल। सल्जूक भैया की आने खुशी में आज माँ बदौलत घर भी रहेंगे। सोच लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएंगी। सल्जूक भैया, मेरी गर्लफ्रेंड्स आपसे बढ़कर नहीं है, इसलिए जब तक आपकी छुट्टियों पर है मैं घर में ही हूँ। फिर तो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को गुड बाय कर दो कि क्या मैं मुस्तकिल जी हूँ? क्या मतलब ये कि मामा मेरी पोस्टिंग अब यहीं कराची में हो गई है। रियली सल्जूक भैया? यस माई नोटी ब्रदर। सल्जूक अफरीदी ने अपना कैप इसके सर पर रखा था। इसी असना में मुस्कुराते उसकी नज़र अब वहीं खड़ी लारोश गुलान पर पड़ी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लारोश हैं। जबारिया ने सल्जूक अफरीदी कहने पर लारोश गुलान को देखा। अरे देखो ज़रा, तुम्हारे यानी खुशी में अपनी प्यारी सी बेटी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर गई। सल्जूक, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये लारोश है, मेरी बहुत ही प्यारी सी बेटी। सल्जूक अफरीदी के देखने पर लारोशा गुलान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, खुश रहो मोहम्मद, जैसा आपने बताया ये से ज़्यादा इनोसेंट और प्यारी है। लारोशा गुलान सल्जूक अफरीदी के देखने पर और फिर से तारीफ पर झीम कर रहेगी। और आपकी प्यारी सी बेटी आज डिनर में क्या खिला रही हैं? तुम्हें तो बस खाने की सोई थी, और आज मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, आज की सारी डिशेस खानसामा बनाएंगी। नो मामा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। एंड बाय द वे, आप तो शायद इस कदर बन सवर के कहीं जा रहे थे, जा तो रहा था, मगर आपके आने की खुशी में कैंसिल हो गया। सोच लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएंगी। पास खड़ी ज़ाले बेआवाज़ आंसू से रो रही थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है, इसलिए वो ज़ाले के पास आई थी। ज़ाले बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ये ज़रमील क्यों इस कदर गुस्सा कर रहा है? रज़ा को क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? मम्मी, अपनी बहू साहब से कह दें, अगर इसने आज के बाद रज़ा पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। इसी असना में इस चोर पुकार को सुनकर हिरक भी अंदर दाखिल हुई। ज़ाले का सर झुका हुआ था, वो रो भी रही थी। ज़रमील नहायत गुस्से से खा जाने वालों से घूर रहा था। ज़रमील भाई, बहुत गलत बात है, आप इस तरह ज़ाले से बात मत किया करें। ज़रमील ने हिरा को देखा। फिलहाल तो मेरा एक काम करो, इसको मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ, वरना मैं गुस्से में कुछ भी कर जाऊंगा। चलो ज़ाले यहाँ से। हिरा ज़ाले को लम्हे भर में वहीं से घसीटती हुई अपने बेडरूम में ले आई। ज़ाले, अब बस करो यार, देखो तो तुमने मुझे भी रुला दिया। क्या करूँ मैं हिरा, अब ज़मीन का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज एक माह होने को हो गया है, इनका नारवा सलूक पहले दिन से आज तक रूठ लिया। वो इतने सख्त दिल हो जाएंगे मुझसे, वो मुझसे बात नहीं करते कि कमरे में रहकर मेरी तरफ देखना तक गुनाह समझते हैं। मेरे हाथ से पानी लेना अपनी तौहीन समझते हैं। एक बेजान से शोपीस के अलावा कोई मानी नहीं रखती मैं इनके लिए। इनकी नज़र में मेरी कोई वक्त कोई हैसियत नहीं, जैसे इनके बेडरूम में मेरी जगह ही नहीं है, मेरा वजूद ही नहीं है। तो मेरी जान ज़मील भाई, किसी को भी तुमने ही हवा दिया। तुम जानती हो ना वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करते, फिर भी तुमने इनका साथ नहीं दिया। सारे, तुम ये मत समझना कि मैं तुम पर किसी किस्म में कोई तंग कर रही हूँ या ताना मार रही हूँ। तुम क्या करती मेहरा, अरशद भाई का कैसे मान तोड़ देती। तुम जानती हो ना कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मगर तुम नहीं समझोगी और ना ही ज़मील समझेंगे। तुम्हें नहीं लगता तुम एक बार फिर गलती करने जा रही हो? तो और क्या करूँ, कोई भी तो नहीं मुझे समझ रहा, यहाँ तक कि तुम भी मुझे नहीं समझ रही हो। अच्छा ना, मुझसे क्यों नाराज़ होती हो? अच्छा चलो छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, तुम्हें ज़मील भाई से क्या शिकायत है? ये कि वो तुमसे बात नहीं करते, तुम्हारी तरफ नहीं देखते, या ये कि वो तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर नहीं करते? वो शरारत से ज़ाले को देख रही थी। ज़ाले ने खामोशी से हिरा को देखा तो अपनी बेसाख्तगी में कही बात याद आ गई। ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाले बुरी तरह झिम गई। अब मैं समझ में आया कि ज़मील भाई तुम पर एकदम से फरिश्ता क्यों हो गए, तुम्हारे असूल के लिए इतनी क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं। क्या मतलब? एक मिनट। इसने बेड साइड पर दराज से शीशा निकाला। अभी साइन में अपना खूबसूरत गुलाबों से बिगड़ता चेहरा देखो तो खुद ही समझ जाओगी। हिरा की बच्ची, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। शराफत से
बैठे रहो, इतने दिनों बाद तो हाथ लगी, वरना ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी भर ज़रमीन भाई के बेडरूम से नहीं निकलना। साले तुम्हें बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। ज़रमीन भाई के रवैया, इनके गुस्से का हिम्मत से डट कर मुकाबला करना होगा। ज़रमीन भाई भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। बस वो तुमसे थोड़ा नाराज़ हैं, थोड़ा गुस्से में, मगर ये सब वक्त है, कुछ दिनों के लिए। मगर मुझे कामिल यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। साले मानोगी ना मेरी बात? मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकती साले। ठीक है हेरा, मैं हारूंगी नहीं, मैं ज़रमीन का इंतज़ार करूंगी, हिम्मत से काम लूंगी। अच्छा अब सारी टेंशन को दूर करो, मुझे सबसे अहम बात ये बताओ कि तुम्हें रोना किस बात पर आ रहा है। हेरा की बच्ची जाले ने भी नाव देखा ना दाव हमने पीछे से क्वेश्चन उठाकर खूब इसकी तवाज़े की थी। पूरे कमरे में दोनों की हंसी गूंजने लगी। आज राबे की जाने वालों के यहाँ मंगनी की तकरीब थी। इनकी तबीयत कुछ नासाज थी, इन्होंने आरफीन और मकसूम कह दिया कि वो जाएंगे। कमरे में दाखिल हुई। मकसूम वार्डरोब के पास खड़ी कपड़े देख रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहने। अम्मी आपकी बहू साहिबा से अभी तक कपड़ों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो सोचिए कि तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। ड्रेसिंग रूम से निकलते आरफीन ने कहा। ब्लैक जीन्स पर धानी टी शर्ट, जिसकी स्लीवलेस फिटिंग की कीमती टी शर्ट में इसकी बॉडी बिल्डर शख्सियत मजीद नुमाया लग रही थी। इसकी कसरती बाजू में ऐसा लगता जैसे वो इन मजबूत बाजू में हमेशा महफूज रहेगी। यार तुम्हारी प्रॉपर्टी यूँ छुप छुप कर क्यों देख रही हो? इस्तेकाक से देखो, तुम्हें तो परमिट हासिल है। शीशे से इसने मकसूम की चोरी पकड़ ली, जिस पर मकसूम झिम कर रह गई। राबे ने इसे वार्डरोब से हटाकर खुद इसके लिए एक सूट सेलेक्ट किया। ये लो मकसूम, ये इस कपड़ों पकड़ो और जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये मकसूम की आंखें हैरत से वो हैंगर देखने लगी जिसमें इस्त्री शुदा साड़ी हैंग हुई थी। ब्लैक कलर की जार्जेट की साड़ी, जिसके बॉर्डर पर चौड़ी सी हसीन तरीन फैंसी लेंस लगी हुई थी। हाँ ये क्यों अच्छी नहीं लग रही? नहीं मम्मी, ये बहुत खूबसूरत है, मगर मैंने कभी ये ड्रेस नहीं पहना। कोई बात नहीं, मैं साड़ी पहनना सिखा दूंगी। तुम एक काम करो, पहले मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में चलो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मगर अम्मी मुझ पर साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये तुम कैसे कह सकती हो तुम पर साड़ी अच्छी नहीं लगेगी? तुम तो इतनी प्यारी और खूबसूरत हो कि तुम जो भी पहनो अच्छा लगेगा। चलो आप जिद मत करो, आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। फिर तुम खुद आईना से पूछना, वो तुम्हें बताएगा कि तुम कैसी लग रही हो। कोई 15 मिनट में राबे ने सारी साड़ी बांधी, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी खोल दिया। मकसूम एक कदम आगे बढ़ी और साड़ी की सारी प्लेटें खुल गई। और शिट, इसने तेजी से साड़ी संभाली थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सामने बिल्कुल आरफीन बैठा था। ओहो अम्मी प्लीज़ मुझे रहने देना, मैं कोई और सूट पहन लेती हूँ। शर्म हया के मारे सुर्ख हो रही थी। पहली दफ़े ये साड़ी बांधी जो किसी अजाब से कम नहीं लग रही थी। नहीं रुको तुम, मैं हमसे शायद सेफ्टी पिन लगाना भूल गया। उन्होंने मकसूम की साड़ी का पहलू पकड़ के ज़मीन पर गिरा दिया और साड़ी की सारी प्लेटें फिर से पकड़ के सेट करने लगी। इसकी हालत से बेखबर वो साड़ी सेट करने में मगन थी, क्योंकि इन दोनों गाँव में शौकियाँ सी उभरने लगी। मैं आऊँ? आरफीन ने अपने सीने पर हाथ के इशारे से वहाँ के मकसूम के पास आने की इजाज़त मांगी। नहीं। मकसूम ने बेसाख्ता ही घबरा कर नफ़ी में इधर उधर गर्दन हिलाई। ये लो, अब नहीं खुलेगी साड़ी। राबे ने इसकी साड़ी की प्लेटों पर सेफ्टी पिन लगाई और साड़ी के पल्लू पर खूबसूरत सा ब्रज लगाकर सेट कर दिया। लाइट से मेकअप और मैचिंग ज्वेलरी में इसका ये हसन तो अच्छा हो गया। तुम्हारे बाल हैं तो बहुत खूबसूरत, मगर ये कर्ली की वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या हेयर स्टाइल बनाया जाए। एक काम करते हैं, इन बालों को थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं। अरे अम्मी नहीं, मुझे इस पर स्ट्रेट बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, आप इसको ऐसे ही सेट कर दें। आरफीन तेज से बोला था। चलो भाई, तो मसला ही हल हो गया। आरफीन को तुम्हारे कर्ली ही बाल पसंद है, तो ऐसा करते हैं, इन्हें आधा बांध के आधे खुले छोड़ देते हैं। माशाल्लाह मेरी बहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। राबे ने मकसूम को तैयार देखा और इसके माथे पर आई कुछ कर्ली रिटुकों से मेरे सेट करके इसकी चमकती रोशन पेशानी पर प्यार भरा बोसा लिया और कुछ आयतें पढ़कर इस पर दम कर दी। अब मेरी बहू को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अम्मी आपकी इजाज़त हो तो हम निकले। आरफीन गहरी मुस्कुराहट लिए खड़ा हो गया, मगर नज़र के सार में मकसूम को ही रखा हुआ था। हाँ अब तुम लोग निकलो और खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। अम्मी आप खाना खा लीजिएगा। हाँ आज मैं नजमा भाभी और सलीम भाई के साथ ही खाऊंगी। तो फिर तो हमारी फिक्र ख़त्म होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। कॉरिडोर में दो तीन और न्यू मॉडल गाड़ी एक साथ बाइक भी खड़ी थी। आरफीन इस बाइक की सिमत बड़ा था। हम इस पर जाएंगे क्या? इस पर? जी हम इस पर जाएंगे। नहीं यार, फिर मुझे सवारी पर बैठने का बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं है और आप मेरी हालत तो नहीं देखते। नहीं, मैं बाइक पर नहीं बैठूंगी। जी नहीं, आज मेरा मूड बाइक चलाने का है और तुम इसी पर बैठोगी। तो ठीक है, मैं नहीं जा रही। इस मकसूम इसकी शरारत अच्छी तरह समझ गई थी और वापस जाने की मुड़ी थी कि आरफी ने झट इसकी कलाई थामी और खींच कर पीछे बैठने पर मजबूर कर दिया। शराफत से चुप करके बैठ रहो। इसने जो जन से बाइक भगाई, इसके दिल का सारा डर और खौफ इसके चेहरे पर आ गया। हाय अल्लाह आरफीन, प्लीज़ मुझे आप घर छोड़ दें, मैं गिर जाऊंगी। अरे डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो उसको बाइक का शुक्र अदा करूँ जिसकी बदौलत तुम मेरे से इतने करीब आई हो। बल आखिर अल्लाह अल्लाह करके ये सफ़र तमाम हुआ, मतलूबा हाल आ गया। उफ़ आरफीन, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। कहो तो मैं इन बाजू में उठा लूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जी नहीं। दोनों एक साथ हाल में एंटर हुए। आरफीन को इसको वहीं एक चेयर पर बिठा के थोड़ी देर में आने को कहकर अपने किसी दोस्त से मिलने चले गया। ए हे मकसूम डार्लिंग, मकसूम ने नहाई चौंक कर देखा। जॉन इसे देखा तो ऐसे महसूस जैसे हाल की हर शय इर्द गिर्द घूम के इसके वजूद पर आ गिरी है। वो कितने तादाद टुकड़ों में टूट कर इधर उधर बिखरती चली गई। बहुत ढूंढा तुम्हें मेरी जान, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ पाकिस्तान में छुपी बैठी हो। मैं कुछ ही देर में इंग्लैंड निकलने वाला था, अच्छा हुआ नहीं निकला। अब हम साथ ही निकलेंगे। तुम रुको, मैं भी डैड को एक खुशखबरी बता कर आता हूँ कि आपकी बहू साहिबा मिल गई हैं। हमें मजीद ख्वार नहीं होना पड़ेगा।
जून तेज से किसी से मत निकल गया था। मकसूम आर यू ओके? आरफीन ने इसका चेहरा देखा तो सही मानों में घबरा के रह गया। आरफीन खुदा के लिए यहाँ से चलो। आरफीन को देखते हुए तेज से अपनी चेयर से उठी और उसके कसरती बाजू थाम लिया। क्या बात हो गई? तुम इसके तरफ इतनी परेशान क्यों हो गई हो? प्लीज़ आरफीन, मुझसे कोई सवाल मत करो, बस तुम यहाँ से मुझे ले चलो। ओके ओके चलो, मैं आंटी को बता दूँ वो यहाँ आ रही होंगी। नहीं आप जल्दी चलें। वो तक बाकायदा से घसीटने लगी। आरफीन इसकी सफेद पड़ती रंगत को देखते ही इसने यहाँ से जाने का फैसला किया। ऑल राइट, तुम घबराओ नहीं, हम चल रहे हैं। टिकट कैंसिल कर दो, ये हमारे साथ इंग्लैंड ही जाएगी। टिकट कैंसिल कर दो, ये हमारे साथ ही इंग्लैंड जाएगी। इन दोनों ने जाती हुई बाइक को दूर तक गौर देखा था। आरफीन और मकसूम के जाने के बाद राबिया नजमा के पोर्शन में आ गई। इनके साथ खाना खाया और अब तीनों लॉन में बैठी गरम गरम चाय पी रहे थे। सिमरन की कोई खबर? नजमा भाभी, हाँ वो अपनी खाला के पास है, तो आप जाकर इसे वापस लें। किस मुंह से जाऊँ? अरशद ने इसे इस काबिल छोड़ा ही कब है? आपने अरशद को समझाया? अब तो बहुत बेहतर लग रहे हैं वो। नहीं, मैं अरशद से सख्त नाराज़ हूँ। इन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्होंने सिमरन के साथ बहुत गलत किया है। नजमा भाभी, अगर कहें तो मैं सिमरन को मना लूँ, उन्हें घर ले आऊँ। राबिया, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है सिमरन को मनाना, वो मान जाएगी, घर भी आ जाएगी। वो बेचारी मेरे माँ बाप की बच्ची, जिस पर अर्शद ने जुल्म करके बहुत बुरा किया है। अल्लाह ना करे भाभी। और हमारी सिमरन में यही खूबी है कि सबसे अच्छी बड़ी है कि वो बहुत रहमदिल और नरम मिजाज है। हाँ राबे, मैं जानती हूँ इतने साल हो गए अरशद और सिमरन की शादी को, मगर आज तक मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। बल्कि जाले का जिस तरह ख्याल रखा, रजा को जिस तरह प्यार दिया, रात दिन इसकी देखभाल की, इस वजह से तो मजीद इसके लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं, मोहब्बत बढ़ी है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आजकल हाँ है अरशद, काफ़ी दिन हो गए इनको देखे हुए। अरशद किसी दोस्त का बुरी तरह एक्सीडेंट हुए, चेहरे की शनाख्त करना तक मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में तो उसका इलाज नामुमकिन बता दी, इसलिए वो लंदन लेकर गए अपने दोस्त को। अच्छा कब हुआ ये सब? 1 महीने का अर्सा तो बीत ही गया है। कोई फ़ोन आया अब तक? फ़ोन तो आया, मैंने बात नहीं की, अपने पापा से ही सारी बात की थी। और वापसी कब तक है पता नहीं। सलीम भाई, आप क्यों इतने चुप चुप हैं, कुछ बोल नहीं रही? क्या बोलूँ, मेरे नसीब तो शायद औलाद का सुख देखना ही नहीं है। इससे बड़ी बदनसीबी एक बाप के लिए क्या होगी कि इसकी दोनों औलादें बर्बाद हैं। अल्लाह ना करे सलीम भाई, इस तरह क्यों सोचते हैं आप? बेशक गम देने वाली ज़ात और ऊपर वाली की है, तो खुशी भी इसके इख्तियार में है। और फिर हमारे साले ज़रमीर के पास चली गई, इनके दरमियान सुलह हो गई है। सुलह? वो इस्तेज़ाई हंसी हंसे थे। कहा, ये सुलह ही नहीं हुई होती। उन्हें कुछ दिन पहले की बेइज्जती भूल ही नहीं पा रहे थे जो रणबीर ने साली की थी। इत्तेफाक से इस वक्त नीचे फ़हीम मेंबर से किसी फाइल को डिस्कस करने गए थे। वहाँ जो कुछ हुआ सब कुछ उन्होंने देख और सुन लिया था, जो उन्होंने ऊपर आकर नजमा को नहीं बताया था। नजमा और राबिया ने नहायत हैरत भरी नज़र से सलीम मेंबर को देखा। दोनों की समझ में नहीं आया कि सलीम मेंबर ने ये बात क्यों कही। सलीम, कोई बात हुई है? कुछ हुआ है क्या? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैंने तो यूँ ही बोल दिया। नहीं सलीम, यकीनन कोई बात तो है, वरना इतनी बड़ी बात आप इतनी अपनी लगते जिगर के लिए भी क्यों कर बोल सकते हैं। नजमा, मेरा जहन कहीं और था, मेरे मुंह से निकल गया। देखिए सलीम, नजमा कुछ कहती कि इसी दौरान सलीम अहमद का फ़ोन बोल उठा। सलीम अहमद मौका गनीमत जानकर नजमा और राबिया बेगम को एक्सक्यूज़ में कहकर उठ गए। राबिया, सलीम मुझे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं नजमा भाभी, आपका वहम हो सकता है, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप देखिए ना, अरशद और ज़मीन के ना होने से पूरा बिजनेस इनके कंधों पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप राबिया बहन? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं आप कैसे? और वानिया बेटी कैसे? जी वानी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का बहुत करम है, इनका ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, वो माशाल्लाह से अपने पैरों पर चल सकते हैं, उन्हें बैसाखी की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे क्या क्या सोचा आपने? पाकिस्तान कब तक आ रहे हैं? मैं तो मुस्तकिल यहीं सेटल होना चाहता हूँ, यहीं पर कोई पाकिस्तानी अच्छी फैमिली देखकर वानी की शादी कर देता, मगर वानी की एक ही ज़िद है कि वो यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि हमेशा के लिए कराची रहने के लिए बस ज़िद है। तो ये तो और अच्छी बात है और एक तरह से अच्छा भी है। आप कहाँ वानिया बेटी को इतना दूर प्रदेश में रहने कह रहे हैं? दुरुस्त कह रही हैं आप भी। इंशाल्लाह मैं इसी हफ्ते कराची आ रहा हूँ वानी को लेकर। ठीक है, आप यहीं इसी घर में आएगा, यहीं हमारे साथ रहेगा। नहीं राबे बहन, ये तो ना मुझे अच्छा लगेगा, ना ही वानी राजी होगी। मैंने वहाँ अपने जाने वालों में से कहकर एक कराची के बेहतरीन इलाके में कोई घर देख कर रखे हैं, वहीं जाऊँगा। चलें, जो आपकी खुशी, मगर हमें कभी गैर मत समझिएगा। चलिए ठीक है, आप ज़्यादा 2-3 और काम निपटा लूँ, फिर टिकट भी कन्फर्म करवाने जाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वानिया बेटी को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। जी बेहतर लग रहा है, कोई अच्छी खबर है जो चेहरे पर खुशी है। जी नजमा भाभी, मेरी नंद की बेटी है ना वानिया, वो माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतियाब हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस बच्ची को देखकर बहुत तरस आता था। ये तो वाकई बहुत अच्छी खुशखबरी है। जाले ने भी वानिया बेटी की बहुत तारीफ़ें की थी। जी अब बोलो क्या बात है, तुम क्यों इस कदर अचानक घबरा गई हो? आरफिन, आप यहाँ क्यों आ गए? प्लीज़ आरफिन घर चलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मकसूम, वही तो पूछ रहा हूँ, किससे खौफजदा, क्यों इतना डर रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारी यूँ अचानक बदलती कैफियत से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप प्लीज़ घर चलिए, मैं घर चलकर सब बता दूँगी, मगर इस वक्त मुझे घर ले चलें। ओके रिलैक्स यार, हम थोड़ा कुछ खा तो लें, हाल में भी कुछ नहीं खाए। मुझे कुछ नहीं खाना, आप सुनते क्यों नहीं? मुझे घर जाना है। ऑल राइट चलते हैं। मकसूम की कंडीशन मजीद ख़राब होने के डर से वहाँ रुका नहीं था। कोई आधे घंटे के सफ़र से आरफिन और मकसूम घर भी आ गए। अच्छा हुआ सो गई, वरना मकसूम की हालत देखकर परेशान हो जाती। वह आहिस्ते से खुद से बोलता, राबिया कमरे के दरवाज़ा बंद करके अपने बेडरूम में आया। शायद ड्रेसिंग रूम में हो, ये सोचकर वो वहाँ से गया। यकीनन वो रो भी रही होगी। सामने के मंजर ने जैसे महबत सा करके रख दिया। हर पर मकसूम ने पलट कर देखा। मकसूम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, बालों में से क्लिप निकाल कर रख दिया। पूरी स्याह करली बालों ने इस चांद के चेहरे के गिर्द हाला सा किया हुआ था। साड़ी का पल्लू भी ज़मीन पर गिरा था। वो मुकम्मल हुस्न का शाहकार थी। कुदरत ने नहायत फुर्सत से ये मुजस्समा बनाया होगा।
वो इसका इश्क, इसका जुनून, इसकी मोहब्बत, इसकी दीवानी ही तो बन गई। तो इस पल तो जैसे लम्हा ठहर से गए, हर शय अपनी जगह साक़ित जामिद होकर रह गई। आरफीन ने आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिल्कुल इसके करीब आके इसके नज़दीक रुका और अपनी दोनों मजबूत चौड़ी हथेलियों इसके नाजुक शाने पर रखी। मगर ये क्या, वो खुद तो सरापा यहाँ मौजूद थी। इसका जिस्म यहाँ था, मगर इसकी रूह, इसका दिल दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे कोई और महफिल सफ़र था। आरफीन के बेकरार लम्स पर इसके चेहरे पर वो शर्माहट और हया के रंग क्यों नहीं थे। वो इसकी कुर्बत से जो सहम कर सिमट जाती थी, वो खुद में इस वक्त ये होश नहीं कि वो इस वक्त आरफीन के करीब किस कंडीशन में खड़ी है। मकसूम, आरफीन, हाँ मकसूम बोलो। आरफीन ने हौले से मगर बेताबी से कहा। इतना तो वो समझ चुका था कि कुछ है जिसने मकसूम को परेशान कर दी। मकसूम मेरी जान, बोलो ना क्या बात है, मुझसे अपने दिल की बात शेयर करो। आरफीन, आप मेरे साथ है ना? हाँ मकसूम, अपनी आखिरी सांस तक। आप मुझे छोड़ेंगी तो नहीं ना? कभी नहीं। वादा करें ना आप? नायत आज से पूछी। पक्का वादा। और आप एक काम करो, तुम बहुत थक गई हो, चेंज करो और सुकून से सो जाओ। मगर इससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक गिलास दूध लेकर आता हूँ, वो पीना फिर सोना। लारो शगुलान ने सल्जूक अफरीदी की फरमाइश पर लजानिया बनाया था। सल्जूक अफरीदी को भी इसके हाथ की डिशेस बहुत पसंद आई थी, इसलिए इसने लारो शगुलान से लजानिया की फरमाइश की थी। अगर इसके साथ मैक्रोनी राइस विद मिलाई बोटी भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। हुनैन अफरीदी ने लजानिया का बाइट खाते हुए लारो शगुलान को देखा था। मोटू पता नहीं कितना खाता है। लारो शगुलान नहायत हंसती में मुंह ही मुड़ बढ़ाई थी। उसकी ये बड़बड़ाहट वहीं बैठे सल्जूक अफरीदी की तेज समाज से महफूज नहीं रह सकी थी। वो अंदर ही अंदर कुटती भी रहती। हुनैन अफरीदी इससे खाने के अलावा कोई बात ही नहीं करता। वो तो शायद इस रिश्ते के बारे में भूल ही गया था जो इससे इसका है। फिर जब समिया जैदी से फ़ोन पर घंटों बात करता तो मज़ीद इसकी जान जल कर रह जाती। अहम अहम। वो अपनी कड़वी कसीली सोचों में गुम थी। एहसास ही नहीं कब किचन के दरवाजे पर सल्जूक अफरीदी खड़े हुए। लारोश, आप ये यहाँ क्यों आए हैं? वो सिर्फ सोच कर ही रह गई। पहले मुलाकात से वो सल्जूक अफरीदी से खटक गई थी। ये इसकी सोच थी कि वहम के सल्जूक अफरीदी में इसके बबरिक शाह की झलक नजर आती थी। कहीं एक और बबरिक शाह तो नहीं नहीं। परेशान हो? जी नहीं तो लग तो नहीं रहा। देखो लारोश, अगर कोई परेशानी या कोई टेंशन है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। आई एम श्योर मैं एक बहुत अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। यू ट्रस्ट मी। ये सवाल था या नकीन, मगर वो कोई जवाब नहीं दे सकी। लारोश सफाई रूम की सफाई कर रही थी, तभी हुनैन अफरीदी ने इसे बुलाया था। वो शायद अपने होशो आवास में नहीं था तब जब इस अंदाज में बात कर रहा था। लारोश गुलान की नज़र इसके हाथ में पकड़े कांच के गिलास पर पड़ी तो इसे घिन से आने लगी। वही तो जैसे इनकी शफात का दिन था। वो ड्रिंक करता था, मगर इसे लारो शगलान को तमील करना पड़ा। वो बाहर कैसे जाए? इसके दोस्त भी थे। लारो शगलान ने जल्दी जल्दी से पीली काफ़ी बनाई और ट्रे हाथ में लिए बाहर आई। हुनैन, मगर तेज़ म्यूजिक में इसकी आवाज़ दबकर रह गई। वो अगर चीख चीख कर भी हुनैन अफरीदी को पुकारती तब भी वो सुनने वाला नहीं था। ए अल्लाह, काश बीजान मामा बाबा आ जाएं। उसने बहुत शिद्दत से दुआ मांगी। वो काफ़ी की ट्रे लेकर आगे बढ़ती बढ़ी थी और जितनी भी आयतें वगैरह आती सब पढ़ती ही वहाँ तक आई थी। मगर क्या जाने, जब बुरी घड़ी पूरे वक्त को आना होता तो वो आकर ही रहता है। लारो शगुलान ट्रे लेकर जैसे ही टेबल की जाने बढ़ी, हुनैन अफरीदी के एक दोस्त ने बड़ी बेदर्दी से इसकी चादर का कोना पकड़ कर खींचा था। यूं समिया दादी ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था, क्योंकि बदकिस्मती से वो काफ़ी की ट्रे समिया दादी का महंगा तरीन ड्रेस ही नहीं, इसका पैर और पैर में सैंडल भी दागदार कर गई थी। वो मर क्यों नहीं गई? ज़मीन क्यों नहीं फटी? हुनैन, समिया अफरीदी की चिंगारती और चीखती आवाज़ पर सभी साकित हो गए, जबकि सल्जूक अफरीदी नहायत जलाल में आगे बढ़ा। इसने जब पहले इसने हाथ मारकर सीडी प्लेयर में फेंका, फिर इसका गिरबान पकड़ा। वहीं पर खड़ी खुद में सिपटी खौफजदा सहमी सी लारो शगुलान को देखा था। हुनैन अफरीदी के दोस्त और भी जब अपनी जगह सहम गए। उन्हें जैसे सांप सूंघ गया। लारो शगुलान अपने सारे होशो गर्द खोलती चली गई। हर शय से घूमती हुई लग रही थी। अजबारे ने तो आते ही इसे अपने सीने में छुपा लिया। बीजान आगे बढ़ी और जमैया जैदी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। तुमने आज मैंने पहली बार देखा था। मैं जब ही समझ गई थी तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा, तुम्हारी नस्ल क्या है। तुम्हारे जैसे लोगों ने सोसाइटी में रहने वाले शरफन और इज्जतदार लोगों को बदनाम किया है। समझ जैदी तो चुपचाप बीजान को देखती रह गई। वो इसको ही नहीं, इसके खानदान को भी गाली दे रही थी और बीजान ने इसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। हनी, शट अप, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। समद अफरीदी बुरी तरह धड़े थे। इसने ईशा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। ए हेलो, रुको तुम। सल्जूक अफरीदी ने पीछे इन दोनों को आवाज़ लगाई। वो दोनों रुक गए। ईशा ने अनस को देखा। अगर ज़रा भी शर्म बाकी तो आज के बाद हुनैन अफरीदी से नहीं मिलना और जाते हुए इसको लेते जाओ। इसका इशारा आधे मरे अमाद की तरफ था। जी। वो दोनों शर्मिंदा शर्मिंदा से आगे बढ़े और ज़मीन में पड़े खून मिलात पर अमाद को उठाया। और तुम, ज़रा भी शर्म नहीं है? ये तुम्हारे आवारा दोस्त समद अफरीदी का ये आखिरी जुमला इन जाते हुए अनस, ईशा और समिया ने सुना था। लारोश, लारोश ज़ुबारी चीखने लगी। सल्जूक लारोश बेहोश हो गया। ओ माय गॉड! सल्जूक अफरीदी ने जल्दी से इसके नाजुक फूल जैसे वजूद को अपने मजबूत बाजू में भरा और जल्दी से गाड़ी में डाला। शर्म नहीं आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से वो मासूम बच्ची इस हाल को पहुंची है। हुनैन अफरीदी ने मुश्किल अपनी नज़र ऊपर उठाई। बी जान, बस जाने कहा हमारी तरबियत में कमी रहेगी। तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज कर दिया। तुम्हारी लड़कियों से दोस्ती को तुम्हारा बचपना माना, मगर कब तक ये सब आ गया है? जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? साले इस वक्त रज़ा को नूडल्स खिला रही थी। चौकीदार ने इंटरकॉम पर किसी के आने की इतला दी। हमें मकसूम से मिलना है, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? एक मिनट प्लीज़। जी आरफीन भाई, कोई मकसूम भाभी से मिलना है। कौन है? पता नहीं, मैंने तो पहली दफ़ा देखा है इन्हें। एक सेकंड रुके, मैं नाम पूछती हूँ। आप अपना नाम बताएं। जी क्यों नहीं, मेरा नाम असफन दुरानी और ये मेरा बेटा यावर दुरानी है। ओके ठीक है, तुम इनको ऊपर भेज दो। जी बेहतर। आप लोग ऊपर सेकंड फ्लोर पर चले जाएं। थैंक्स बेटा, असफन दुरानी ने प्यार से कहा और दोनों ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। साले ने दोनों को जाते देखा। देखने में तो किसी महजब खानदान के लग रहे थे।
खैर मुझे क्या लेना। अपनी सोचों को झटक कर रज़ा की जानिब बढ़ी। मकसूम तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मगर कौन? आई डोंट नो। ओके मैं आती हूँ। मकसूम ने स्विच ऑफ कर दिया। आरफीन के साथ ड्राइंग रूम में एंटर हुई। असफन दुरानी और दुरानी की भी नज़र मकसूम पर पड़ चुकी थी। मकसूम डार्लिंग कहाँ चली गई थी तुम? मकसूम तो खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गई। आरफीन को इस तरह मकसूम को पकाना सख्त नागवार गुजरा था। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग कौन हैं? आरफीन ने नागवार नज़र से यावर दुरानी को देखने के बाद खामोश से असफन दुरानी को देखा था। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये सवाल आप मकसूम से करें? मकसूम कौन है ये लोग? हाँ बताओ कौन है ये? आरफीन ने बुखलाहट नोट कर ली थी। ये असफन दुरानी मेरे चचा और ये उनके बेटे हैं यावर दुरानी। बेटा पूरा तारफ़ कराइए। असफन दुरानी ने शफकत से कहते हुए कहा। डैड ये कुछ नहीं बताएगी, आप बताइए, मुझे बताने दीजिए। ऑल राइट माई सन रिलैक्स। आरफीन साहब मकसूम ना सिर्फ मेरी भतीजी है बल्कि मेरे बेटे यावर की बीवी भी है, जिस वक्त आपके सामने खड़ा है। वाट, ये क्या बेहूदगी है? आप कुछ अंदाज़ा भी आप क्या कह रहे हैं? मकसूम आपके बेटे की बीवी कैसे हो सकती है? क्योंकि मकसूम तो मेरी बीवी है। मैंने बाकायदा सबकी मौजूदगी में इसे निकाह किया है। आप क्या कह सकते हैं? आपको हकीकत का नहीं पता इसलिए इस तरह कह रहे हैं। अच्छा एक काम करें, मकसूम आपके सामने खड़ी, आप मकसूम से खुद ही पूछ लें। क्यों मकसूम बेटा? नहीं ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। डैड ये इस तरह नहीं मानेगी, मुझे अपनी ज़बान में समझाने दें इसे। चल मेरे साथ, तुझे प्यार की बात समझ में नहीं आती नहीं है? नहीं। मकसूम ने खौफजदा होकर आरफीन ने कसरती बाजू अपने हथेली में सख्ती से दबोच लिया था। ये क्या बदतमीजी है? जब मकसूम मना करे कि ये सब झूठ है तो सबका क्या मतलब है? आरफीन साहब अब आप जाती करें। मकसूम हमारी बहू बेटी है, आपको इन्हें यहाँ रोकने का कोई हक नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मकसूम मेरी बीवी है और मुझे इस पर पूरा पूरा भरोसा है, और अगर बोल रही है तो सच ही यही है। आरफीन को गुस्सा तो बहुत आया। दिल तो शिद्दत से चाहा कि ना सिर्फ ठीक ठाक सुना दे बल्कि यावर दुरानी की बदतमीजी पर इसका रेशा रेशा अलग कर दे, मगर वह दोनों इसके घर पहली दफ़ा आए थे इसलिए नरमी बरती। चलो मकसूम। आरफीन ने घूम कर सहमी मकसूम को कपाती कलाई थामी। डैड आपने इसे ऐसे क्यों जाने दिया? रिलैक्स माई सन रिलैक्स। तुम एक काम करो, कनाडा से शादी की तस्वीर, मूवी और निकाहनामा सब अर्जेंट मंगवाओ। ये आरफीन की खासी टेढ़ी खीर है ये, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो बीते दिन याद हैं, वो परछन याद है, गुजारे तेरे संग।
सिमरन तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, मेरी इससे रोज़ बात होती है। आजकल इसकी तबीयत ज़रा ख़राब है। आपकी बात होती है तो फिर आप अपने फ़ोन से अच्छा मेरी सिमरन भाभी से बात करा दें। अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद ले चलूँगा तुम्हें। ठीक है, मगर अभी तो आप बात कराइए, बल्कि यूँ ना करें कि हम उन्हें यहाँ मना के ले आएँ। आज पार्टी है, इनकी कमी सबको महसूस होगी। मेरी जान सब्र करो। अच्छा, आज का ये फंक्शन निकल जाए, फिर कल चलते हैं, ओके? आप सच कह रहे हैं? हाँ यार, अब देर मत लगाओ, जल्दी से तैयारी पकड़ो, मेहमान आने वाले हैं। इसने इसकी पेशानी पर एक बोसा दिया और खुद तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। रात को लॉन में जैसे मेला लगा हुआ था, तकरीबन सभी थे सिवाय सिमरन की, जिसकी कमी घर वालों ने सब ने ही नोट की, मगर अरशद को शिद्दत से उसकी कमी का एहसास हो। उसकी समझ नहीं आ रहा था किस मुँह से वो इसका सामना करे। बहुत गरूर से कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, कितनी बेदर्दी से निकल जाने को कहा था। इससे शादी की 10 साल ज़िंदगी में इसने नहीं याद पड़ता था कि इसने कभी सिमरन को मनाया हो। वो तो नहीं इसको मनाएगी, मुझे ही मनाना पड़ेगा, मगर कैसे कैसे जाए इसके पास? क्या सोच रहे हो? हसन के पास अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर चला है। हाँ नहीं, कुछ तो नहीं। अरशद, सिमरन भाभी नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं अपने मेके से। हाँ वो वहीं है अभी, मगर आज तो घर में फंक्शन है, आज तो नहीं होना चाहिए था। सिर्फ मुंह पर एक दफ़ा किया है। समथिंग रॉन्ग? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हसन की नज़र बिला इरादे ही सामने उठी, जहाँ वानिया खड़ी मकसूम की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। कासनी नेट की फ्रॉक जिस पर खूबसूरत काम किया गया था, नहायत गजब की लग रही थी। दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियां भरी हुई थी, नाजुक सी ज्वेलरी में वो नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। एक आफरीदी तो वाहिद नहीं था। फिर वो वहाँ रुकी नहीं, मकसूम से कहकर चली गई, तुमने बताया नहीं लड़ाई हुई है? तुमने मनाया नहीं? नहीं, क्यों? डरता हूँ अगर ना मानी तो मुझे बहुत दुख होगा। ये तो दरअसल गलत बात है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ना। मैं वसुख से ये बात कह सकता हूँ, सिमरन भाभी दिल की बहुत अच्छी है, इन सिर्फ नाजुक दिल बहुत नर्म और मुलायम होता है। ज़रा सा प्यार दो, ये तुम पर अपना सब कुछ निछावर कर देंगी। जानता हूँ एक अरसा हमने साथ गुजारा, इसकी एक खूबी से वाकिफ़ हूँ, फिर भी मनाने में आर महसूस करे। वो कहते हैं ना, मुझे दिल से है कायनात में रंग, तो मेरे भाई क्यों अपनी ज़िंदगी बेरंग करते है? जा कर लिया। मैंने भी नोट किया कि शायद नजमा आंटी भी तुझसे कुछ खफा खफा सी हैं। तो यार वो खुद भी आ सकती है, कोई भगाएगा तो नहीं। ये तो तू अपने दिल से पूछ के यहाँ खुद से आ सकती है, तुझे लेने जाना चाहिए उन्हें। हेलो अरफीन। हाँ सुलझुक, इट्स सरप्राइज़। कैसे हो यार? अरफीन को बहुत खुशी हुई सुलझुक अफरीदी को अचानक अपने सामने देखकर। वो वापस कब आया? काफ़ी टाइम हो गया, मगर कुछ तुम्हारी भी मसरूफियत और कुछ मेरी भी। हमारा मिलना आज हुआ है। जरमील से रोज़ मुलाकात न सही, मगर फ़ोन पर बात होती रहती है। अभी पिछले हफ्ते मेरी फैमिली भी यहाँ आ चुकी है जरमील के पेरेंट्स से मिलने। अच्छा, मुझे जरमील ने कुछ नहीं बताया। अगर बता देते तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाता, और तेरे चेहरे पर जो ये हंसी और खुशी है वो देखने को नहीं मिलती। जी तो आप बताइए मिस्टर अरफीन बेग, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरे साथ नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जरमील ने सब बता दिया, इसलिए कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, वरना हम आर्मी वाले अंदर से बात निकालने का फन जानते हैं। सॉरी यार, मगर क्या करता, तुझे तो बता नहीं रहा। सुलझू की पोस्टिंग यहीं कराची में होगी, तो मैंने ही इतने से तुम्हें तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अरफीन ने जरमील को कुछ नहीं कहा। वैसे भी जरमील और सलजू का आफरीदी से छुपाने का कोई जवाब नहीं बनता। हसन अंदर जा रहा था और वानी अंदर से बाहर आ रही थी। बेध्यानी में जबरदस्त खत्म हुआ इन दो बाजू ने। अगर इसे ना संभाले तो वो जमीन बोझ होती। आंखें सख्ती से मेच ली। टकराव इतना जोरदार था, लग रहा था कि आंखें शायद अस्पताल में ही खुलेंगी। आल यू ऑल राइट मिस दामानिया? आप ठीक है? आई एम सॉरी, इट्स ओके, बट आई सी यू ऑल राइट। जिसन की गंभीर आवाज़ पर इसने नहायत चौंक कर इसे देखा, तो सब कुछ तो था, वही था, लंबा चौड़ा पठानों जैसा कदो कमल, वही पठानों जैसी रुखो सफ़ेद रंगत। इसने मेरा पूरा तरह जायज़ा ले लिया हो तो बता दें आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। तो ये मसला है। सल्जूक अफरीदी ने पुरसोच अंदाज में देखा। वो जो कुछ भी था मैंने सब कुछ तुम्हें सच सच बता दिया। देखा कितना पहाड़ अपने दिल में लिए फिर रहा है, और अगर मैं आज भी इसे नहीं पकड़ता तो इसे नहीं मिलवाता तो ये कुछ भी अपने मुंह से बोलने वाला नहीं था। धर्मी ने आरफीन को संजीदगी से घूरा। अच्छा एक बात बताओ आरफीन, तुम पूरा यकीन है कि वो मूवी और तस्वीर मकसूम भाभी की नहीं है, वो कोई और है? 100% यकीन है। मकसूम और इस लड़की में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रैक फोटोग्राफी से शक्ल तो बदल सकते हैं, बॉडी नहीं। जब बचपन दौरानी मुझे तस्वीर और मूवी दिखाई तो मैं देखते ही समझ गया था और पहचान भी कहता कि वह मकसूम नहीं है। फिर तुमने इसी वक्त असफर दौरानी को क्यों नहीं कहा? मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों का अक्सर मकसद क्या है। ऑल राइट, तुम मुझे वो सब बता दो, और ये बताओ कि तुम्हारे एम्प्लॉय हैदर अब्बासी ने क्या रिपोर्ट दी? इसने कहा है कि वो आज कल में इन्फॉर्मेशन जमा करके इकट्ठी कर देगा। ओके, तुम यूँ करो, मुझे हैदर अब्बासी का नंबर दो, अब ये मामला मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा, मगर ध्यान रहे सलजू कि वो लोग किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं पहुँचाए। डोंट वरी, ऐसे तो इतनी हिम्मत नहीं है, मगर अपने अरफीन है ना ब्लैक बेल्ट, वो किस दिन काम आएगा? वो सब तो ठीक है, मगर फिर भी ये काम नहायत एहतियात और खुफिया हो तो अच्छा है। मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि इसफन दुरानी और यावर दुरानी बहुत चालाक और शातिर इंसान है। ये भी तुम ठीक है, मगर तुम इसकी फिक्र मत करो, ये केस मेरे हाथ आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक और बात वो ये कि मैं चाहता हूँ सारे मामले में से मकसूम को दूर रखा जाए। तुम जो भी इन्वेस्टिगेशन करोगे मैं चाहता हूँ वो सब मकसूम के ना हो। मेरी कोशिश रहेगी, मगर मैं वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज जो मकसूम भाभी को पता हो और हमसे पूछेदा हो, तो इनकी कहीं ना कहीं तो हेल्प चाहिए होगी। बेफिक्र हो, ये सारे मामले ये सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मकसूम का कोई जिक्र नहीं होगा। और तुम्हें एक बात और भी बताऊँ, सफन दुरानी और जावर दुरानी गुनाहगार हैं तो उन्हें सजा भी वहाँ का कानून देगा, और तुम अच्छी तरह जानते हो वहाँ का कानून कितना सख्त है। वानी नीचे रज़ा को देने जा रही थी कि बीच के पोर्शन में अरशद से मिल गया। वानी, रज़ा को मुझे दे दो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ तो उसे लेकर जाऊँगा। जी अरशद भाई। इसने रज़ा को अरशद की गोद में दे दिया।
वानी की नज़र बड़े सोफे पर पड़ी जहाँ हसन आंखों पर हाथ रखे लेटा था या शायद सो रहा था। अरशद तो रज़ा को लेकर फ़ौरन नीचे चला गया, मगर वो जाने क्यों वहाँ बैठ रही। हसन जाने ऐसी कौन सी कशिश मगनातीसी थी कि वो जो अपने चाहने के बावजूद भी उसके कदम उठ नहीं रहे थे। वो बगौर से देखने लगी। वानिया सुने, प्लीज़ मुझे एक कप गर्म चाय बना के दे दे, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है और शायद बुखार भी हो रहा है। नजमा आंटी घर में नहीं है, वरना मैं आपको ये ज़हमत हरगिज़ नहीं देता। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया था, इसमें चाय की पत्ती, चीनी और दूध डालकर वहीं खड़ी हो गई। प्लीज़ एक पराठा भी बना दीजिए। एक्चुअली सुबह नाश्ता नहीं किया, भूख लग रही है। ओके, मैं आप बाय डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं वहीं लेकर आती हूँ। हालांकि इसने अपनी ब्लोरे आंखों को ब्लैक फ्रेम वाले ग्लास से छुपा लिया था, मगर शीशों के पीछे से झांकती वो ब्लोरे आंखें उसे शक में डाल देती थी। आप बनाइए, मैं यहीं बैठ जाता हूँ प्लीज़। वो मरती क्या ना करती कि मज़ाक फ्रिज से आटा निकाल कर लाई और जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी, जब तक एक पराठा चाय भी तैयार हो चुकी थी। वानी जी, आपने तो अपनी खुराक मुझे दे दी है। मतलब ये कि आपने एक पराठा बनाया, वो भी इतना छोटा। प्लीज़ ज़रा एक और बना दीजिए, मगर ज़रा सेहतमंद सा। नवाला तोड़ के खाने लगा। वानी ठीक ठाक तब गई। मौसूफ ने अपनी नौकरानी समझ लिए। वानी पराठा बनाकर जैसे ही पलटी, फिर से डबल माइंडेड होगी। हसन चुपचाप लेफ्ट हैंड से पराठा खा रहा था। अफरीदी भी लेफ्ट हैंड था। प्लीज़ दे दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी चेयर पर अचानक ही हुनैन अफरीदी आकर बैठ गया। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? बिल्कुल अभी, आप सुनाई कैसे हैं? हुनैन अफरीदी ने सी ग्लासेस के पीछे से झांकती ब्लोरे आंखों में झांका। मैं ठीक हूँ, लो खाओ, आप अपने हाथ से खिलाइए। हुनैन अफरीदी की अजीब फरमाइश थी। इतने बड़े हो गए, अपने हाथ से नहीं खाते? जितना मैं बड़ा हो जाऊँ आपसे तो फिर भी छोटा ही रहूँगा। यार तुम कितनी ज़ुबानें बातें करते हो। आप अपने हाथ से खिलाएंगे तो खाऊंगा, वरना नहीं। अहम अहम। सल्जूक आफरीदी ने खनकारा। हेरा जो रज़ा को लिए चाय पी रही थी, साथ टीवी भी देख रही थी, खनकाने पर पीछे गर्दन घुमा के देखा। ओ सल्जूक भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पी रही जा रही है, वो भी अकेले के लिए। जी, अब तुम जाओगी बनाओगी और मुझे फिर देर हो जाएगी। ऐसा है कि तुम जाओ, जरमील को बुला के लाओ, जब तक मैं तुम्हारी चाय से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। मगर सल्जूक भाई, ये मेरी जूठी चाय है, मैं जल्दी से आपकी दूसरी बनाती हूँ। ओहो, रहने दो, जो मज़ा जूठी में चाय पीने में है वो दोबारा बनाने में नहीं होगा। सल्जूक अफरीदी पुरशौक नज़र से देखते हुए ज़ुबानी बात की थी। हीरा के खाक पल्ले पड़ा था। अभी कुछ दिन पहले इसकी फैमिली बाकायदा इसका रिश्ता हीरा के लिए लेकर आई थी। वो चूँकि इस फैमिली को पहले से जानते थे, इसे वो बहुत पसंद थी। नटखट सी के दिल में पहले बसेरा कर चुकी थी। हाँ सल्जूक कैसा है? जरमील के आने से इसके सोचों का तसलसल टूटा। फाइन, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ। आरफीन का मसला कहाँ तक आगे बढ़ा? मैं इस सिलसिले में आया था, अब बहुत ज़रूरी हो गया मकसूम भाभी से कोई सवालात कर लिए जाए। हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, तो फिर चलो फिर ऊपर चलते हैं। हेलो, कैसे हो तुम? सल्जूक, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? इसी दौरान जरमील का फ़ोन बजने लगा। एक्सक्यूज़ मी। जरमील ने अरशद की तरफ एक नज़र देखकर फ़ोन रिसीव किया। हाँ सिमरन बोलो। सिमरन के नाम पर अरशद ने जरमील को देखा। अच्छा, मगर क्यों? वहाँ से ऐसा कुछ खा गया? जरमील के चेहरे पर परेशानी फ़िक्र के साए मंडलाने लगे। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं भी थोड़ी देर में कुछ काम निपटा के आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ जरमील, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सिमरन की खाला किराए पर रहती है, मालिक मकान ने उन्हें आज शाम तक घर से निकलने की कह दी। और फिर सिमरन की फिक्र सताने लगी। मैं कुछ काम निपटा लूँ, फिर 1 घंटे में जाता हूँ। नहीं तो रहने दो, मैं जा रहा हूँ। जरमील की दिल की ख्वाहिश यही थी कि वो सिमरन के पास जाए, क्योंकि इस वक्त सिमरन को सब ज़्यादा अरशद की ज़रूरत थी। वो यही चाहता था कि अरशद सिमरन को जाके मना ले। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक। एक काम करना, मेरा जो गुलशन वाला फ्लैट है वहाँ इसकी खाला खालू को शिफ्ट कर देना, इसकी चाबी जाले से लेते जाना। ओके। अरशद के चेहरे पर सिमरन के जिक्र से रोशनी सी फिक्र गई। इनके दरमियान सब ठीक चल रहा है। इस दिन सबके दरमियान सल्जूक आफरीदी से खामोश सुन रहा था। इंशाल्लाह आप सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लगता है आप कहीं जा रही हैं। वालेकुम सलाम। राबिया ने शफ़क़त से दोनों को देखा। हाँ, आज रात का डिनर सबका मेरे यहाँ है, तो कुछ सामान लेने जा रही हूँ मार्केट से। राबिया पप्पू, आप भी ना इतनी मेहनत करती हैं, सब कुछ रेडीमेड मंगवा लिया करें। मगर बेटा जानी, जो खाने का मज़ा घर में बनाने का, वो बाहर के रेडीमेड में कहाँ। अब आपकी मंदा के आगे हमारी कहाँ चलेगी। यू आर राइट माई चाइल्ड। तो फिर एक और खुशखबरी सुनिए, आज रात के डिनर पर सिमरन भी हमारे साथ होगी। अरे फिर तो इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। जरमील भाई। मकसूम स्टोर से कांच के बर्तन निकाल कर किचन में जा रही थी। सुलझू अफरीदी और जरमीन खड़े देखा। सुलझू अफरीदी को तो पहली बार देख रही थी, इसलिए थोड़ी झिझक गई। वालेकुम सलाम। आरफीन खाए? जी, वो अपने कमरे में। ओके, आप यूँ करें, सारे बर्तन रख के रूम में आई, आपसे कुछ काम है। वो शशुपंज में पड़ गई। ने मुझसे क्या काम है? आप कहीं जा रही हैं? हाँ, ज़रा मार्केट तक जा रही थी, कुछ सामान लेना है। मामी, हम किसी रक्षा टैक्सी में चले जाते हैं। वानिया ने आहिस्तगी से राबिया को मना करना चाहा। बेफिक्र रहिए वानी जी, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, आपको तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। वानी पीछे की सीट संभाली, जबकि राबिया भी वानी के बराबर में ही बैठी थी। ऐसा है वानी बेटा, तुम यूँ करो, यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और जलेबी के पैकेट ले लो। इसके अलावा वो कलर्स सफैयाँ भी लबेशरी और ट्राइफल बनाने के लिए, मैं जब तक वहाँ से चिकन ले आती हूँ। राबिया आंटी, आप इतना परेशान होंगे, आप मुझ पर घर पर ही लिस्ट दे देती, मैं लेकर आ जाता सारा सामान। अरे नहीं बेटा, असल में आरफी ने मुझे सारा सामान तो पहले ही ला कर दे दिया, मैंने सब चूल्हे पर चढ़ा भी दिया, बस मीठा और ब्रोस्ट के लिए यहाँ आई हूँ। वो सिमरन को भी बहुत पसंद है और सबको मेरे हाथ का मीठा बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं सब लेकर आता हूँ। नहीं, तुम लोग फ्रूट्स लो, चिकन मैं खुद लेकर आती हूँ, वक्त भी कम है।
जी तो मकसूम भाभी, आपसे कुछ सवालात करने हैं। अगर आप तावन करेंगी तो केस और आसान हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत जल्द जावर दुरानी और असफर दुरानी अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे। बेडरूम में साइड पर रखे छोटे सोफे सेट पर आरफीन और एक साथ मकसूम बैठी थी। सलजूक अफरीदी ने इसे सब सच सच बता दिया कि वो किस तरह आरफीन को परेशान कर रहे थे और कुछ कागजात दिखा के वो उसको यहाँ से ले जाने की धमकी भी दे रहे थे। जी सलजूक भाई, पूछिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये पता है कि असफन दुरानी और यावर दुरानी आपको यहाँ से कनाडा क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, कुछ तो डाउट होगा। मेरा ख्याल है वो पापा का बदला लेना चाहते हैं। कैसा बदला? ये कि मेरे ग्रैंडपा ने सबको अपनी ज़िंदगी में इनका हिस्सा दे दिया था, मगर इनके इंतकाल के बाद असफन चाचू और यावर बिजनेस में कुछ हेरा फेरी की जो पापा के इल्म आ गई। उन्होंने दोनों को घर से ही नहीं बल्कि अपने मुश्तरका बिजनेस से भी बेदखल कर दिया था। ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हो तो शायद इसलिए वो मुझसे बदला लेने चाहते हैं। आपके ग्रैंडपा ने जो प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में तकसीम कर दी, तो क्या वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पास हैं? मेरे पास तो नहीं, मगर हो सकता है जैनी मम के पास हो। ये जैनी मम कौन है? मेरी गवर्नेंस जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है, हमेशा से वो मेरे साथ ही रही। आप कहाँ हैं? वो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास उनका? जी, महीने 15 दिन में वो मुझसे एक बार ज़रूर बात करती हैं। आरफीन भी बगौर से सुन रहा था। ये सब इसके इल्म में नहीं था और साथ में हैरत भी हो रही थी। आप मुझे वो सारे ओरिजिनल पेपर्स मंगवा के दे सकती हैं? जी। कब तक मिल सकते हैं? इसी हफ्ते मिल जाएंगे। सिमरन तुम, ओ माय गॉड! वो खड़ी हुई मगर चकरा के फिर से बैठ गई और सर पर हाथ रख लिया। अरशद तेजी से इसके करीब और इसके नज़दीक बैठा। सिमरन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? इसके फरवो जिस्म से लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट हो, मगर अरशद की समझ में नहीं आ रहा था इतनी बड़ी खुशखबरी पर वो क्या करे। सिमरन, छोड़िए मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सिमरन ने गुस्से से अरशद के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, मगर अरशद ने गिरफ्त सख्त कर ली थी। अरशद ने इसकी नाराज़गी नोट कर ली थी। मेरा ख्याल है ये घड़ी और ये जगह रूठे और मनाने के लिए ठीक नहीं है। चलो घर, तुम्हारे घर चलो, बेडरूम में तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगा। मैंने कहा ना मैं आपके साथ नहीं जा रही। आपने जिस तरह मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाला था, मेरी 10 साल रफ़ाकत का जो सिला मुझे दिया है, मुझे सब याद है। याद रख, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी को मनाया नहीं और नहीं मुझे इस कोई तजर्बा है, तो प्लीज़ तुम मान जाओ ना। मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। सिमरन आप ही बाहर से? लारोश अगुलान ने पुकारा था। हाँ लारोश, आ जाओ अंदर। अरशद की गिरफ्त ढीली हुई। लारोश अगुलान अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें अरशद के लिए चाय और सिमरन के लिए खाना था। लारोश, मुझे भूख नहीं। नहीं सिमरन, आज आपने ना तो सुबह से कुछ खाया और ना ही दवाई खाई, और आज नजमा आंटी भी नहीं आई हैं, वरना वो रोज़ वही आपको खिलाती हैं। अरशद भाई, आप ही सिमरन आप ही को समझाइए, कुछ नहीं खा रही। सिमरन मामा तुमसे मिलने यहाँ आती है, उन्हें तुम्हारी कंडीशन के बारे में भी सब मालूम है। घर में आपके सिवा सबको मेरी तबीयत का मालूम है। इसने कहकर रुख ही फेर लिया। अरशद की तब ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सिमरन मेरे साथ जाती है क्योंकि इस खबर में सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए था। मुझे अब पता चला है सबसे आखिर में, और अगर मैं आज ना तो शायद बेखबर ही रहता। आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि क्या मैं आपको फ़ोन करके बता सकती थी? ठीक है मैं गुस्से में था और तुम मेरी आदत भी मालूम है, फिर भी तुम मुझसे ये सबसे बड़ी खुशखबरी नहीं छुपानी चाहिए थी। अरशद, आपको अभी भी खुद को हक पर समझ रहे हैं और मुझे कसूरवार ठहरे हैं। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मगर मैंने इस खुशखबरी के लिए 10 साल बेसब्री से इंतजार किया। अच्छा अगर आपको पता चल जाता तो फिर क्या होता? अपनी जान को पलकों पे बिठाता। छोड़ें, झूठी दिलासे मत दें। मैं जान गई हूँ आपके दिल में और आपकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं। यार आप गलतफहमी के समंदर से बाहर भी आ जाओ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो फिर मैं तुम्हें बेडरूम में सबूत भी दे दूंगा। अरशद बेसाख्ता इसके रुखसार पर अपनी हथेली की पूंछ फेरी थी। सिमरन हया से शर्मा कर रह गया। आज बहुत साल बाद सिमरन को अरशद पहले वाला अरशद लगा। अरशद, आपने मुझे बहुत दुख दिए। ये साथ में मैंने बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ से और तड़प तड़प के गुजारे। मैं इस पर आपसे सख्त नाराज़ हूँ। आपसे इस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगी। आई एम सो सॉरी। सिमरन कैंसी निकल गई। वो ठहरी हवा की बेटी जिसकी मट्टी में सब्र मोहब्बत की चाशनी शोर से वफा के रंग शामिल थे, वैसे भी वो आज भी बहुत थकने लगी थी। सच्ची बहुत बुरे लग रहे हैं। तुम पहले कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। देखो मामा भी मुझसे सख्त नाराज़ है, बात तक नहीं कर रही। इनकी लाडली बहू का दिल जो दुखाया, तुम माफ़ करोगी तो मामा भी माफ़ कर देंगी। मैं सब जानती हूँ। वाट, तुम्हें सब मालूम है? जी हाँ, मामा से मेरी रोज़ बात होती है, वो मुझसे यहाँ मिलने भी आती रहती है। तुम सास बहू किस कदर तेज़ हो, और जनाब का अपने बारे में क्या ख्याल है? ना इतने ख्याल है। और एक बात तो बताओ ज़रा, तुमने कुछ सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, इस पर भी तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि तुम मुझसे मुस्तकिल लड़ रही हो। जी हाँ, आपसे लड़ने के लिए मेरी एनर्जी मज़ीद बढ़ गई है। मगर आप एक बात सुन लें, मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूँगी। अच्छा तो ये क्या आप 1 घंटे से मेरे भूत से बातें कर रही हैं, बल्कि लड़ रही हैं? आप वैसे भी किसी भूत से कम नहीं है। तो तुम घर चलो, रात को बताऊँगा ये भूत क्या क्या कर सकता है। अरशद ने शोहल अबू लहजे में कहते हुए से इसके कान में सरगोशी की। सिमरन, इसकी प्यार भरी सरमानी सरगोशी से कान की लूँ तक सुर्ख पड़ गई। अरशद के साथ सिमरन घर के अंदर दाखिल हुई तो सबसे अरशद को सताइशी नज़र से देखा और बहुत खुशी भी हुई। बहुत खुशी हुई। अरशद, तुमने ज़्यादा देर नहीं की, वरना सिमरन को हमेशा दुख रहता। ठीक कह रही हूँ तैयब मम्मी, अगर बाज़ औक़ात हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो जाती, लेकिन मैं अपनी इस गलती का इज़ाला कर दूंगा। मैंने तो आपको इसी वक्त माफ़ कर दिया जब आप मुझे लेने के इरादे से घर आए थे। देखा ही होती है मशरक़ी बीवी जिसकी ज़मीर में सब्र इस्तकामत गूंदी होती है। सिमरन का सुनकर अंदर साले भी आ गई और सिमरन गले लगकर खूब रोई। बड़ा मुश्किल हो गया था इसको चुप कराना। बुरी बात है, खुशी के मौके पर खुद भी रो रही हो और सिमरन को भी रुला रही हो। सॉरी सिमरन भाभी। पगली। सिमरन की आंखों में नमी तैरने लगी। नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। आज आपके पप्पू ने सबको घर डिनर पर इनवाइट किया, वहीं पर है। खुश आमदीद माय चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम मामा, जीते रहो खुश रहो। मामा आई एम सॉरी। अरशद ने नजमा के कंधे पर अपना बाजू ठहराया। मेरी बहू मेरे घर अपने घर मेरी नज़रों के सामने आ गई है। मेरे दिल से सारे शिकवे गले, सारी नाराजगियां दूर हो गई हैं। बस यही कहना था इनका, और अरशद का दिल खुशी से झूम उठा।
थैंक्स मामा, खुश रहे मेरे सब बच्चे, मेरे लिए ही बहुत है। आप तो कोई फिक्र नहीं है नजमा। नहीं आसिया भाभी, अब मैं बहुत खुश हूँ। रात सब राबे के पोर्शन में जमा हो गए। डाइनिंग टेबल पर बेशुमार डिशेस राबे, मखसूम, जाले और रानी ने मिलकर बनाई थी। इनकी हेल्प करने आसिया भी ऊपर आ गई थी। हर शख्स की कोई ना कोई पसंदीदा डिश रखी गई थी। लारोश, खाना खाओ ना, ये खाओ, बहुत मज़े का बना है। साले ने अचार गोश्त की डिश इसके साथ रखी थी, इसे लारोश और गुलान ने छुआ तक नहीं था। बेटा बहुत मत शर्माओ, सबको अपना ही समझो। जी मैंने खा लिया बस। मामा, इसकी चिड़िया जैसी खुराक है, मुझे भी कह कह कर इसे खिलाना पड़ता है। असन, ऑफिस में जो डेलीगेशन है, इसे डिनर पर कब बुला रहे हो? अरशद, क्या ये अच्छा नहीं होगा हम खाना खाने के बाद डिस्कस करें? हसन, जो बिरयानी का एक चमचा मुंह की तरफ लेकर जा रहा था, एकदम रुककर संजीदगी से अरशद को देखने लगा। ओ सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था कि तुझे खाना खाते वक्त बात करना सख्त नापसंद है। इट्स ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आदत है आपकी। हमें भी सीखना चाहिए, खाना चुप होकर खाना चाहिए, वरना हमारे घर तो ये रूल है कि ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी बातें खाने की टेबल पर ही करेंगे। हसन ने जल्दी से अपने आगे रखा पानी का गिलास, जिसमें से आधा पानी पी भी लिया था, उसके आगे बढ़ाया। वानी ने गिलास थाम लिया और एक दो घूंट पानी पीकर वापस रख दिया। देख लिया नतीजा, मगर कोई सुने तब ना। वानी की खांसी तो रुकी गई थी, मगर आंखों से बहता पानी नहीं रुका। इसने खाना छोड़ दिया। वो अपने दुपट्टे से अपनी आंखों का पानी साफ करने लगी थी। वानिया, बेटा आर यू ऑल राइट? जी मामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रो क्यों रही हो? साले ने आहिस्तगी से पूछा। वह लोग तो वैसे भी डीट हो गई थी। अरे नहीं, असल में मेरी आंखों से खांसते वक्त झांसते वक्त पानी आता है। मैं खुद भी अपने इस चीज़ से परेशान हूँ, बहुत इलाज करा मगर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। राबिया आंटी, अगर आप कहें तो मैं बनाऊं चाय? लारो शगुला ने अपनी खिदमत पेश की। क्यों नहीं, बिल्कुल बनाओ। सब थक हार के अपने अपने बेडरूम में जाकर सो गए। राबिया के घर आज का डिनर भी बहुत अच्छा रहा था, सब बहुत खुश थे। वानी का दिल भी बहुत खुश था। आज इसकी आंखों से नींद रूठी हुई थी, जाने क्यों इसका दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। वो फला, ये मुझे क्या हो गया? अक्स उभरा था, लेटे से उठ बैठी थी। कमरे में जीरो पावर का बल्ब जल रहा था। वो भी तो स्मोकिंग करता था और लेफ्ट हैंड था, और हसन भी लेफ्ट हैंड था। नहीं, अफरीदी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। और ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया में एक अफरीदी ही है जिसकी अनोखी अनोखी आते हैं। अनजाने हो तुम, बेगाने हो तो जो पहचाने लगते हो क्यों? वानी के लब पर जैसे बाहर से आगे, इसके देखने में इतनी तपिश, इतनी शिद्दत थी कि स्मोकिंग करते हसन ने अपना रुख हल्का सा मोड़ के सीधा वानी के रूम में ऊपर की सिम देखा था। हसन के यूं अचानक देखने पर वानी का दिल धक से रह गया। वानी ने थोड़ी देर बाद फिर से पर्दे की आड़ से चुपके से झांका था, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। हसन अंदर जा चुका था। बालकनी का दरवाज़ा भी बंद था और इस पर दबेस पर्दा भी बराबर था। सीधी सादी मासूम लड़की इसके दिल में उतर गई। ऐसा मालूम होता जैसे दिल ने एक ज़माने से चाहने लगा था। हसन राबे के पोर्शन से आकर बेडरूम में आने के बाद सोया नहीं, इधर उधर से टहलता रहा। वो यूं ही आसमान पर चमकते 14वीं के चांद में इसका चेहरा तलाश कर रहा था। रात का तीसरा पैर था। इसकी आंख 5-10 मिनट तक पहले ही लगी थी। कमरे में जीरो पावर का बल्ब जल रहा था, मगर शायद वो भी बंद कर दिया गया था। वानिया की आंख खुली तो कुछ नींद का खमार था। कमरे में गुप अंधेरा था। इसकी सारी हिम्मतें, इसकी सारी सोचने समझने की ताकत मफलूज रह गई। किसी ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। हाय जाने अफरीदी, ये चंद जुमले, ये गंभीर अल्फाज इसके कानों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घुलता हुआ शीशा पिघला डाला हो। बहुत खूबसूरत हो गई हो तुम, मेरी जुदाई ने तुम्हें बहुत हसीन बना दिया है। दिल ही नहीं करता तुम पर से अपनी नजरें हटाई जाए। वो इसके चेहरे पर अपने होंठों के लम्ब से हर न कुछ तहरीर रकम कर रहा था। वो इतनी बेबस थी, कोई मजामत भी नहीं कर पा रही थी। इसके साथ आखिरी बिताए वो लम्हात वो आज भी नहीं भूली थी। मगर वो लम्हात, वो पल, वो खून आलूद शाम जो वक्त गुजरने के साथ साथ मदम पड़ते जा रहे थे, इस वक्त सब एक एक करके फिर से ताज़ा हो गए थे। आफरीदी